नमस्कार, मैं नीता अनामिका शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बची रहे मानवता जग में सदा करें प्रयत्न, सत्य की सेवा में रत है शब्दाक्षर के रत्न। जी हाँ, साहित्य ही मानवता है और अगर मानवता बची रहे तो साहित्य भी बचा रहेगा। साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं क्योंकि इसमें समाज की मानसिकता का प्रतिबिंब हमें नजर आता है। शब्दाक्षर ऐसी संस्था है जो देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों के साक्षात्कार से लेकर उभरती काव्य प्रतिभा की खोज से लेकर नवांकुर लेखकों कवियों को मंच देकर उनकी प्रतिभाओं को दिन प्रतिदिन निखारती और निहार रही है। मैं शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, जिनकी अथक प्रयास और साहित्यिक सेवा से समाज साहित्य के धरोहर से समृद्ध हो रहा है। शिवगढ़ मध्य प्रदेश में जन्मे, लगभग 3 दशक से अमेरिका के विभिन्न शहरों में रह रहे, पद्य और गद्य के लेखन में रत प्रवासी भारतीयों के द्वंद्व एवं दुविधाओं को शब्दों के माध्यम से उजागर करने वाले, कबीर साहित्य में रुचि रखने वाले अप्रवासी साहित्य मनीषी राहुल उपाध्याय जी का हम शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद जी। आप गद्य और पद्य दोनों की विधा में समान रुचि रखते हैं, तो किस विधा में आपका रुझान या झुकाव ज्यादा रहा है? कविता में शुरुआत भी कविता से की थी, अभी भी कविता लेखनी ज्यादा है। कविता लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, मतलब दिल से निकलती है, जैसी होती वैसी प्रस्तुत हो जाती है, ज्यादा उसको खंगालना नहीं पड़ता है। कई बार 40-50 शब्दों में बात हो जाती है। तो ज्यादातर मैंने कविता ही लिखी है, कभी कभी संस्मरण लिखे हैं, अभी 3 कहानियां लिखी हैं। तो और कभी कभी कोई पत्रिका लेख मांग लेती है कि समसामयिक विषयों पर, तो उस पर किसी ने मांग लिया तो फिर 1500 शब्द का एक लेख लिखना होता है, उसमें मेहनत लगती है और 3-4 दिन लगते हैं उसमें सामग्री एकत्रित करने में, बहुत कुछ जुटाना पड़ता है उसके लिए। पर कविता में तो बस जितना मन है उतना कह दो, कम कह दो, ज्यादा कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शब्द है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात कही। ऐसा देखा जाता है कि साहित्य में अगर संवेदना ना हो तो ऐसे लेखन को हम क्या कह सकते हैं? चूंकि आप एक संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। बदलते समय के साथ संवेदनाएं भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। ऐसी संवेदनाओं को जिंदा रखने के लिए और समाज को आईना दिखाने के लिए किस तरह की साहित्य समाज में, साहित्यिक समाज में रचनाओं का सृजन होना चाहिए आपके आपके नजरिए से? तो होना चाहिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मन से निकलती है। जैसे मैं तो कई लोग पूछते भी मुझसे कि आप इतना लेखन कैसे कर लेते हैं, इतनी कविता कैसे लिख लेते हैं। तो कविता लिखना तो सांस लेना जैसा है मेरे लिए, तो उसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता है, वो अपने आप ही निकलती है, अपने आप ही बनती है। मैं कोई कोशिश नहीं करता, मैं कोई प्रयास नहीं करता उसके लिए। तो मन से जो जिसके निकले वो लिख ले, और नहीं निकल रही थी, जबरदस्ती नहीं है कि यार 3 दिन हो गए, 3 महीने हो गया, 3 साल हो गया, कुछ लिखा नहीं। तो जी। जबरदस्ती का भी मामला नहीं है। और संवेदना होती है तभी तो लिखा जाता है ना? कुछ अंदर से कुछ निकले तभी तो लिखा जाता है, किसी भी तरह की हो, है ना? पर आजकल क्योंकि सोशल मीडिया इतना हो गया है और तिथियां सब सामने आ जाती है कि आज के दिन ये हुआ था 3 साल पहले, आज के दिन ये हुआ था 40 साल पहले। तो फिर कई बार लोग जानबूझकर भी लिख लेते हैं कि अरे आज ऐसा कोई बड़ा सा हादसा हो गया था, तो उस हादसे को लेकर कुछ ऐसी बातें लिख दें जिससे कि लोगों को लगे कि, है ना, हम उस याद को कर उसको याद करके पीड़ित हैं, द्रवित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो कई बार वो नकली मुखौटा ओढ़ के भी रचनाएं लिखी जाती है कि आज का दिन ऐसा है तो लिख लिया जाए। कि आज 15 अगस्त है तो देशभक्ति के लिए लिख लिया जाए, 26 जनवरी है तो देशभक्ति के लिए लिख लिया जाए। तो वो फिर जबरदस्ती के कार्यक्रम हो जाता है। अ, कई बार फिल्मों के लिए या किसी नाटक के लिए या किसी वेब सीरीज के लिए या किसी सिटकॉम के लिए या कोई टीवी कार्यक्रम के लिए लिखना पड़ता है। पूछते हैं कि भाई दुर्गा पूजा आ रही है, अब दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए कोई रचना दीजिए। तो उसके लिए तो लिखना पड़ता है अगर आपका व्यवसाय है तो। पर मेरा तो व्यवसाय है नहीं, तो मैं तो अपने मन से लिखता हूँ। कभी कभी
कुछ मित्रगण बोल देते हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है तो हमारे लिए कुछ लिख दीजिए, आज हमारे पत्नी का जन्मदिन है, आज हमारे भतीजे का जन्मदिन है तो लिख लीजिए। तो कई बार उसमें ढाल कर मैं लिख लेता हूँ, वरना तो जब अंदर से बात फूटती है तभी लिखता हूँ। जी, बिल्कुल। दर्शकों में मैं स्वागत करती हूँ दीपा मिश्रा जी का। नमस्कार दीपा मिश्रा जी, आप हमसे जुड़ी हैं और कार्यक्रम का आनंद उठा रही हैं। कृष्ण कुमार दुबे जी जुड़े हुए हैं। साथ ही जुड़े हुए हैं प्रताप जायसवाल जी, जो कोलकाता रंगमंच के एक बहुत जानी-मानी हस्ती हैं, निर्माता और निर्देशक रहे हैं और साथ ही अभिनय में भी काफ़ी इन्होंने अपना एक जगह बनाया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में रमाकृष्ण द्विवेदी जी भी। बहुत-बहुत आभार रमाकृष्ण द्विवेदी जी, आप जुड़ने का। चंद्रशेखर सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी। सरिता सुराना जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सरिता सुराना जी, बहुत-बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से और शब्दाक्षर की इस पूरी संस्था की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, बात आपने कही संवेदना की, तो हम इसी बात पर आपसे कुछ एक संवेदनशील कविता या गीत सुनना चाहेंगे। नहीं तो सारी संवेदनशील है, पर मैं सोच रहा था कि विषय पूछा था कविता के बारे में, और जैसा मैं जी, कह रहा था कि हमारे कविता। साथ माफ़ी चाहती हूँ, हमारे साथ हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में आदरणीय। जी। जितने लोग जुड़े हैं सबको मेरा धन्यवाद और नमस्ते। मैं किसी का नाम नहीं देख पा रहा हूँ, जो भी नीता बता रही है वो मुझे सुने हैं, तो सबको मेरा नमस्कार। और अभी नीता जो प्रश्न कर रही थी तो उस पर मुझे एक अपनी रचना याद आ गई कि कविता क्या है। बेसिक कई बार पूछा जाता है कविता क्या होती है, तो उसने कहा दुल्हन वही जो पिया मन भाए, भाषा वही जो बात कह जाए, कविता वही जो दिल छू जाए, शब्द शब्द से खुशबू आए। दुल्हन वही जो पियामन भाए, भाषा वही जो बात कह जाए, कविता वही जो दिल छू जाए, शब्द शब्द से खुशबू आए, कभी हंसाए कभी रुलाए, याद रहे कभी भूल न पाए, सोते से जो तुम्हें जगाए, जीवन में परिवर्तन लाए। कभी हंसाए कभी रुलाए, याद रहे कभी भूल न पाए, सोते से जो तुम्हें जगाए, जीवन में परिवर्तन लाए, लिखने लगो तो न लिखी जाए, अपने आप ही बनती जाए। लिखने लगो तो न लिखी जाए, अपने आप ही बनती जाए, कविता है इस सृष्टि जैसी, बिन रचे ही रचती जाए। रचना में नहीं बसे रचयिता, रचना में नहीं बसे रचयिता, दुनिया फिर भी उसे ढूंढती जाए। दुनिया कितनी नादा यारो, कविता छोड़ कवि पूजती जाए। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर बात कही। अंतर्मन से निकली हुई बातें, जो शब्द होते हैं, जो भाव होते हैं, वही कविता का रूप लेते हैं। बहुत ही सुंदर कहा दीपा मिश्रा जी, प्रणाम हमसे जुड़ने के लिए। और सभी आपको प्रणाम कह रहे हैं। आदरणीय राहुल उपाध्याय जी को मैं आप सभी का नमस्कार और शुभकामनाएं पहुंचा रही हूँ। आदरणीय सुरेश चौधरी जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत जुड़ने के लिए नमस्ते। आभार हमसे। नमस्ते। आप आईआईटी वाराणसी से धातुकीय अभियांत्रिकी की कर चुके हैं। तो जी हाँ। साहित्य में आपका रुझान कैसे और कब हुआ? तो इसकी भी कहानी है, मैंने न बचपन में, न कॉलेज में, न जवानी में, न कभी कुछ लिखा नहीं मैंने। आ, पढ़ने का शौक था, और पढ़ने का ये था कि घर में पिताजी जो सारी पत्रिकाएं मंगवाते थे, जैसे उस जमाने में थे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और बच्चों की भी पढ़ता था, पराग, चंदा मामा, जो बचपन में जो था, तो सब में कविताएं वगैरह तो आती है, लेखन होता ही है। पर मुझे जो है, जब बनारस में था तब क्रॉसवर्ड करने का शौक हो गया था मुझे। तो क्रॉसवर्ड अंग्रेजी में ही आता था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो क्रॉसवर्ड होता था, क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड मुझे ज्यादा पसंद था। तो शब्दों के तोड़ मोड़ के क्या बनते हैं, नई नई चीज क्या हो सकती है, एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो रविंद्र जैन के जो गीत होते थे उनमें भी सजना है मुझे सजना के लिए, और जल जो न होता तो ये जग जाता जल। तो जल के द्विअर्थी दो मतलब जो हैं, दोनों को उन्होंने उपयोग किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। तो सुनना समझना अच्छा लगता था। पर जब मैं अमेरिका आ गया और फिर मुझे मेरी शादी हो गई, फिर उसके बाद मेरे भाई और मम्मी मुझसे मिलने आए, अमेरिका में रहे मेरे साथ कुछ दिन। तो मेरे भाई जो हैं अच्छे मंजे हुए साहित्यकार हैं, और वो कविताएं लिखते हैं, सब उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृतांत लिखे, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो जब वो आए थे तो मैं कैलिफोर्निया बर्कले में था, तो उनके कुछ मित्रगण थे जिन्होंने ये गोष्ठी रखी थी अपने घर पर।
तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो सब लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई, मुझे भी कहा गया गोष्ठी तो घर की चीज होती है, तो लगा आप भी कुछ सुना दीजिए। मैंने कहा मैं तो लिखता नहीं, तो पर मैंने गुलजार की रचना सुना दी। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं थे दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। तो मुझे वो लगी कि अच्छी चीज है वो, गा तो दिया किशोर कुमार ने, पर मतलब ऐसे कविता ही है वो। तो पर फिर जब लोग बैठे थे उनके सब मेरे भाव जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि लोगों को लगा कि कविता कविता होती है, फिल्म गीत फिल्मी गीत होते हैं। उनको थोड़ा गीत फिल्मी गीतों को कमतर आंका जाता है, कि साहित्य अलग चीज है, फिल्म गीत तो थोड़े हल्के होते हैं जो सबको समझ में आ जाए वगैरह वगैरह। तो जब बाद में गोष्ठी के बाद खाना पीना हो रहा था घर में, तो मैंने, जरा मैं मुंह फटे इंसान हूँ तो साफ साफ बोल देता हूँ, तो मैंने कहा कि आप लोग की रचनाएं जो थी वो भी बदली नहीं है, पुराने जमाने की ही चल रही हैं। जैसे कि जब पुराने जमाने में निराला पंथ लिखा करते थे, या फिर हास्य की लिखनी हो तो सुरेश शर्मा, काका हथरसी, बेड बनारसी, इस तरह का लिख रहे हैं। तो नयापन कुछ नहीं है। हम अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका में जो लोगों के मसले हैं उनको देखिए, उनके ऊपर लिखिए। तो फिर वो मुझे गांधी जी की बात याद आई कि अगर दुनिया से कुछ अपेक्षा करते हो तो खुद भी कर लिया करो। दुनिया बदलनी है तो खुद को बदला करो, राइट। तो मैंने कहा चलो दूसरे से क्या अपेक्षा करनी है, मैं खुद लिखना शुरू करता हूँ। तो तब से मैंने फिर लिखना शुरू किया, तब जी। से। देखा गया कि आपके हृदय में प्रवासी भारतीयों के लिए कोमल भावनाएं रही हैं, जो आपने अभी कहा है। प्रवासी भारतीयों के लिए आपने काफी उनके मन में जो चल रही द्वंद और दुविधाओं को आपने अपने शब्दों से उजागर किया है। उसी संदर्भ में आपसे आपकी कोई गीत या कविता हम सुनना चाहेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो एक कविता है, ये मेरी सबसे लंबी कविता है। जी। तो कभी कभी मैं कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। तो इसको रिकॉर्ड करके जब डाल के कि कहीं गया था तो लोग आके सुना दीजिए, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो इसको लगे 8 मिनट लगे थे इसको मुझे पढ़ने में। तो अभी देखिएगा लोग कितना इसको समझते हैं और धैर्य है उनमें कि नहीं। कई बार लगता है कि लंबी कविता अब सुनाई नहीं जाती है, पर ये मेरे दिल बिल्कुल। के करीब भी है और उसी विषय को लेकर है। तो उसमें लिखता जी, हूँ कि बिल्कुल हम सब सुनना चाहेंगे। अ, कि स्वागत नौकरी करते करते बच्चे डिलीवर करती है माँ, जैसे एक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है वैसे ही बच्चे भी डिलीवर करती है माँ। नौकरी करते करते बच्चे डिलीवर करती है माँ, जैसे एक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है वैसे ही बच्चे भी डिलीवर करती है माँ। उसकी भी एक ड्यू डेट होती है, इसकी भी एक ड्यू डेट होती है। सारा जिम्मा होता है अस्पताल पर, सारी रस्में रख दी जाती है ताक पर। सारा जिम्मा होता है अस्पताल पर, सारी रस्में रख दी जाती है ताक पर। जिस दिन घर आता है नवजात शिशु, न होता है जश्न, न बजता है ढोल, न चढ़ता है प्रसाद, न बढ़ती है मिठाई, न होता है स्वागत, न घर आता है कोई देने बधाई, न होती है पूजा, न खुशी की लहर, बस चिंता रहती है चलेगा कैसे घर। जिस दिन घर आता है नवजात शिशु, न होता है जश्न, न बजता है ढोल, न चढ़ता है प्रसाद, न बढ़ती है मिठाई, न होता है स्वागत, न घर आता है कोई देने बधाई, न होती है पूजा, न खुशी की लहर, बस चिंता रहती है चलेगा कैसे घर। कहीं ज्यादा तो कहीं कम, छुट्टी मिलती है नपी नपाई। कहीं ज्यादा तो कहीं कम, छुट्टी मिलती है नपी नपाई। तुरंत लौट जाते हैं काम पर ताकि कटे एक भी न पाई। तुरंत लौट जाते हैं काम पर ताकि कटे एक भी न पाई। कभी घंटों में तो कभी हफ्तों में जिंदगी बिताते हैं हिस्सों में। कभी घंटों में तो कभी हफ्तों में जिंदगी बिताते हैं हिस्सों में। 8 घंटे बिस्तर, 8 घंटे दफ्तर, बाकी भाग दौड़ में इधर उधर। जिंदगी हो गई जैसे कोई सोप सीरियल, सब कुछ है वर्चुअल, नहीं कुछ भी रियल। जिंदगी हो गई जैसे कि सोप सीरियल, सब कुछ है वर्चुअल, नहीं कुछ भी रियल। डिस्कवरी चैनल के जरिए जैसे होती है बच्चों की हाथी से भेंट, वैसे ही वेबकैम की बदौलत होती है बच्चों की दादा दादी से भेंट। डिस्कवरी चैनल के जरिए जैसे होती है बच्चों की हाथी से भेंट, वैसे ही वेबकैम की बदौलत होती है बच्चों की दादा दादी से भेंट। बैटरी झूला झुलाती है, सीडी सुनाती है लोरियां, माँ बाप भटकते हैं सड़कों पर और टीवी सुनाता है कहानियां। बैटरी झूला झुलाती है, सीडी सुनाती है लोरियां, माँ बाप भटकते हैं सड़कों पर और टीवी सुनाता है कहानियां। जब कभी बचपन याद आएगा तो बच्चे को क्या याद आएगा। जब कभी बचपन याद आएगा तो बच्चे को क्या याद आएगा। वो डबल ए की बैटरी जिसने झूला झुलाया उसे, वो चमचमाती सीडी जिसने लोरी सुना सुलाया उसे,
या वो टीवी पर सुनी हुई एल्मो या बार्नी की नसीहतें, या वो वीडियो पर देखी हुई टॉम एंड जेरी की शरारतें। जहां नौकरी करते करते माँ डिलीवर करती हैं बच्चे, वहां ईमान, धर्म, मान, मर्यादा, बच्चे भी तो कैसे बचे। जहां नौकरी करते करते माँ डिलीवर करती हैं बच्चे, उस जमाने में किसी को संस्कृति की हो क्यों फिक्र। जिस समाज में हर एक जरूरत की सर्विस है, बस समाज समाज नहीं, महज एक दरविश है। आज यहाँ है तो कल वहां, घर पर नहीं कोई रहता यहाँ, हजारों मील दूर रहते हैं अपने, एक दूसरे से मिलने के पालते हैं सपने। आज यहाँ है तो कल वहां, घर पर नहीं कोई रहता यहाँ, हजारों मील दूर रहते हैं अपने, एक दूसरे से मिलने के पालते हैं सपने। घर से भागे दौलत के पीछे, भाषा त्यागी संगत के डर से, कपड़े बदले मौसम के डर से, आभूषण उतारे चोरी के डर से, ग्रंथ छोड़े कट्टरता के डर से, दीप बंद हुए आग के डर से, शंख घंटियां बंद हुई पड़ोसी के डर से, भोजन पकाना छोड़ा बदबू के डर से, रस्में दफा हुई सहूलियत के नाम पर, बचा ही क्या फिर संस्कृति के नाम पर। घर से भागे दौलत के पीछे, भाषा त्यागी संगत के डर से, कपड़े बदले मौसम के डर से, आभूषण उतारे चोरी के डर से, ग्रंथ छोड़े कट्टरता के डर से, दीप बंद हुए आग के डर से, शंख घंटियां बंद हुई पड़ोसी के डर से, भोजन पकाना छोड़ा बदबू के डर से, रस्में दफा हुई सहूलियत के नाम पर, बचा ही क्या फिर संस्कृति के नाम पर। जिन पर होना चाहिए हमें नाज आज, उन सब पर क्यों हमें आती है लाज। जिन पर होना चाहिए हमें नाज आज, उन सब पर क्यों हमें आती है लाज। पहनते हैं कपड़े मगर किसी और के, खाते हैं खाना मगर किसी और का, बोलते हैं भाषा मगर किसी और की, करते हैं काम मगर किसी और का, आखिर क्या है अपना जो है इस दौर का। पहनते हैं कपड़े मगर किसी और के, खाते हैं खाना मगर किसी और का, बोलते हैं भाषा मगर किसी और की, करते हैं काम मगर किसी और का, आखिर क्या है अपना जो है इस दौर का। जिन पर होना चाहिए हमें नाज आज, उन सब पर क्यों हमें आती है लाज। क्या दे जाएंगे हम बच्चों को धरोहर, प्रदूषण की कालिख में नहाए महानगर, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वो किताबें जो 4 साल में ही हो जाएं ऑब्सोलीट, या फिर 6 शून्य का बैंक बैलेंस जो एक घर में ही हो जाए डिप्लीट। क्या दे जाएंगे हम बच्चों को धरोहर, प्रदूषण की कालिख में नहाए महानगर, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कुछ वो किताबें जो 4 साल में ही हो जाए ऑब्सोलीट, या फिर 6 शून्य का बैंक बैलेंस जो एक घर में ही हो जाए डिप्लीट। न चोटी न तिलक न जनेऊ है, न सिंदूर न बिछुए न मंगलसूत्र है, न माँ बाप सास ससुर के चरण स्पर्श, न करती है बहू न करता पुत्र है। न चोटी न तिलक न जनेऊ है, न सिंदूर न बिछुए न मंगलसूत्र है, माँ बाप सासू ससुर के चरण स्पर्श, न करती है बहू न करता पुत्र है। गणेश की मूर्ति नटराज की मूर्ति मात्र साज सजावट की वस्तु है। गणेश की मूर्ति नटराज की मूर्ति मात्र साज सजावट की वस्तु है, बचा ही क्या फिर संस्कृति के नाम पर। होटल जाकर खा लेना छोला समोसा, कभी इडली सांबर तो कभी सांबर डोसा, कभी आलू पराठा तो कभी मटर पनीर, गाजर का हलवा या चावल की खीर। बचा ही क्या फिर संस्कृति नाम पर। होटल जाकर खा लेना छोला समोसा, कभी इडली सांबर तो कभी सांबर डोसा, कभी आलू पराठा तो कभी मटर पनीर, गाजर का हलवा या चावल की खीर। डाइटिंग और डायबिटीज के बीच ये भी एक दिन खो जाएंगे, संस्कृति के नाम पर हम बच्चों को अंत में क्या दे जाएंगे। डाइटिंग और डायबिटीज के बीच ये भी एक दिन खो जाएंगे, संस्कृति के नाम पर हम बच्चों को अंत में क्या दे जाएंगे। भला हो बॉलीवुड की फिल्मों का कि होली दिवाली के त्योहार हैं अब भी जीवित। भला हो बॉलीवुड की फिल्मों का कि होली दिवाली के त्योहार हैं अब भी जीवित, भले ही हो सिर्फ सलवार कमीज साड़ी कुर्ते और फिल्मी गानों पर नाचने तक सीमित। भला हो बॉलीवुड की फिल्मों का कि होली दिवाली के त्योहार हैं अब भी जीवित, भले ही हो सिर्फ सलवार कमीज साड़ी कुर्ते और फिल्मी गानों पर नाचने तक सीमित। एक समय हम समृद्ध थे, संस्कृति की पहचान थे, आध्यात्म दर्शन कला और नीति की हम खान थे, आयुर्वेद और औषध विज्ञान थे, ब्रह्मास्त्र और पुष्पक विमान थे, नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, दूर दूर से ज्ञान पाने आते जहां विद्वान थे। एक समय हम समृद्ध थे, संस्कृति की पहचान थे, आध्यात्म दर्शन कला और नीति के हम खान थे, आयुर्वेद और विश्व औषध विज्ञान थे, ब्रह्मास्त्र और पुष्पक विमान थे, नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, दूर दूर से ज्ञान पाने आते जहां विद्वान थे। नालंदा क्यों रह गया बस एक खंडहर।
विलीन क्यों हुए इंद्रप्रस्थ जैसे नगर। कब और कैसे क्या हो गया सारा ऐश्वर्य हवा क्यों हो गया। कब और कैसे क्या हो गया सारा ऐश्वर्य हवा क्यों हो गया। जिस देश समाज ने विश्व को शून्य दिया वो किस तरह हर क्षेत्र में शून्य हो गया। जिस देश समाज ने विश्व को शून्य दिया वो किस तरह हर क्षेत्र में शून्य हो गया। असली कारण तो सही ज्ञात नहीं पर शायद हुआ या अकस्मात नहीं। असली कारण तो सही ज्ञात नहीं पर शायद हुआ या अकस्मात नहीं। बची खुची संस्कृति भी हमारे सामने ही विलुप्त हो रही आज है। शायद उस समय वो भी इस सच्चाई से बेखबर थे जिस तरह से बेखबर हम आज हैं। बची कुची संस्कृति भी हमारे सामने ही विलुप्त हो रही आज है। शायद उस समय वो भी सच्चाई से बेखबर थे जिस तरह से बेखबर हम आज हैं। परिवर्तन है प्रकृति की प्रवृत्ति। परिवर्तन है प्रकृति की प्रवृत्ति और संस्कृति भी अवश्य है बदलती। मगर क्या यह आवश्यक है कि शून्य ही हो इसकी नीति। मगर क्या यह आवश्यक है कि शून्य ही हो इसकी नीति। बहुत सुंदर बात आपने कही आपके शब्दों में। कविता आपकी कब समाप्त हो गई हमें पता ही नहीं चला। हमने सोचा और भी हम सुनेंगे। आपने एक एक बात को उकेरा है, एक एक वेदना को, एक एक भाव को उकेरा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, एक सामाजिक चेतना जगाती हुई कविता आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। हमारे साथ शब्दाक्षर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर हमारे इस कार्यक्रम में। आदरणीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी, इस आदरणीय सत्येंद्र जी इस कार्यक्रम में। जी दीपा जी कह रही हैं आधुनिक और सच्चाई की आपकी कविता है। बहुत ही सही कहा आपने दीपा जी, बहुत ही सही बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं जीवन की कटु सच्चाई को आपने हमारे समक्ष या शब्दों के साथ उकेरा है। बहुत ही सही बात है, बहुत ही एक कड़वा सच आपने रखा है हमारे सामने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में भी जुड़े हुए हैं प्रताप जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, सरिता जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अंकिता मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, श्यामल मजुमदार जी, आदरणीय श्यामल मजुमदार जी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है। सबको मेरा सप्ताक्षर नमस्ते। परिवार सबको का आप नमस्ते। सभी का स्वागत है। और आप जिन्होंने एक टिप्पणी दी उनका भी धन्यवाद जिन्होंने टिप्पणी काफी दी। लोग टिप्पणी दे रहे हैं जी। मैं एक टिप्पणी और भी पढ़ के सुनाती हूँ। आदरणीय सत्येंद्र जी ने लिखा है, हिंदी फिल्मी गानों में जीवन के तथ्य को ढूंढने में राहुल जी का जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी गहराई से जाकर हम सिर्फ गाना सुनते हैं पर उसके शब्दों को, उसके तथ्य को ढूंढना राहुल जी जैसे आदरणीय, जैसे विद्वान मनीषियों का काम है सच दिखाना। प्रताप जायसवाल जी कह रहे हैं आधुनिक जीवन की त्रासदी की दमदार अभिव्यक्ति। बहुत ही सही कहा है आपने। आप एक लेखक है स्वतंत्र, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो हम लेखक, युवा लेखक हैं, जो समाज के जो लेखक, जो रचनाकार है, आप क्या कहेंगे? तो जैसे पहले होता था कि आप लिख रहे हैं पर आप चाहते हैं कोई छाप दे, आपको कोई न्यूज़पेपर छाप दे, कि समाचार पत्र, कोई पत्रिका, तो ढूंढते थे, भागते थे यहाँ वहाँ, और फिर अस्वीकृति का पत्र आता था कि आपकी रचना नहीं छापी जा सकती वगैरह वगैरह। तो आजकल वो तो नहीं है, हर आदमी अपना एक ब्लॉग खोल सकता है या व्हाट्सएप पे अपने 4-5 जो दोस्त हैं उनको भेज दो, या जितने भी 300-400 पटल खुले हैं आजकल उन पर भेज दो, तो हर जगह कोई ना कोई तो पढ़ ही लेगा। तो आजकल तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बहुत है, स्वतंत्रता आजादी बहुत है लोगों को। पर कई बार होता है कि हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। सोचते हैं शायद कि लोग सोचेंगे कि ये कैसी गलत बात लिख रहा है, कि आज तो हादसा हुआ है और आज आप ऐसी बात कैसे लिख सकते हैं, कि आज तो पूरा देश मातम मना रहा है और आपकी कविता में प्रेम प्यार की बात कैसे झलक रही है। तो अब प्रेम प्यार रुकता थोड़ी है, और किसी का जन्मदिन तो खुशी तो होती है कि आज जन्मदिन है किसी का, जैसे हम करते ही है ना। कहीं पर किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है, कोई अपना परिजन गुजर गया है, तो सब लोग शोक संवेदना प्रेषित करते हैं। पर कहीं और अगर किसी की शादी हो रही है तो उसको भी हम बधाई देते ही हैं, प्रशंसा करते ही हैं कि भाई अच्छी बात है, बधाई हो, शुभकामनाएं दो। तो इंसान तो हर घड़ी पूरे दिन अलग अलग रूप में रहता है। तो अब उस रचना भी अगर कोई लिख रहा है हंसी मजाक की, खुशी की, और देश मातम मना रहा है, तो फिर वो ये ना, आजादी खुद को ही नहीं महसूस होती है। तो कि संपादक मना कर रहा है कि यार ये विशेषांक तो इस बार ऐसा है कि इसमें ये बातें नहीं चलेगी,
हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। और कई बार राजनीतिक माहौल ऐसा होता है, लगता है कि हमें पता है किसी ने कार्टून बना दिया किसी का, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और उसको सवाल जवाब करने पड़ रहे हैं। तो वो सोचता है यार यार मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, पता नहीं लोग गलत मतलब निकाल लेंगे इसका। तो जो सेल्फ सेंसरशिप जिसको बोलते हैं कि खुद ही अपने आप को रोक लेना, वो हो गया है आजकल। बाकी सब तो आज़ादी है, पर हम ही अपने आप को कई बार रोक लेते हैं कि शायद ये गलत है, शायद ये सही दिन नहीं है, शायद इसका कुछ गलत मतलब निकाला जा सकता है, या फिर हमारे ऊपर नुकसान हो सकता है। जी। समय के साथ साथ देखा गया है कि साहित्य लेखन में भी बदलाव आ रहा है। ऐसा हम्म। क्या है जो नहीं होना चाहिए और ऐसा क्या है जो होना चाहिए जिससे कि साहित्य हमारा समृद्ध हो सके, फले फूले? तो होना चाहिए ना होना चाहिए तो उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी चीज ये नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर दुनिया जो चलती है, जीवन जो हमारा चलता है, वो उन्हीं कारणों से चलता है कि हम बंधन से मुक्त हैं, या ये इनकी यही करो यही करो। जैसे शुरू में होता था कि सबको 10वीं में सबसे ज्यादा अंक लाने हैं और फिर विज्ञान ही पढ़ना है, और विज्ञान पढ़ने के बाद इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो अगर हर व्यक्ति वही करता तो फिर बाकी लोग क्या करते, है ना? किसी को पोस्टमैन भी तो चाहिए, किसी को न्यूज़पेपर एडिटर भी तो चाहिए, किसी को फिल्म डायरेक्टर भी तो चाहिए, है ना? तो ये सब विधायक बंधु अगर हम यही करें कि नहीं यही करो, तो रचनाओं में भी बोलने की रचनाएं ऐसी हों, जैसे मैंने लिखा था कि शब्द शब्द से खुशबू आए, तो वो तो है ही कि कहीं ना कहीं टच करती है कविता सब किसी न किसी जनमानस को। पर आप ये नहीं सोच सकते कि आज कौन सी टच करेगी, कल कौन सी टच करेगी, है ना? तो वो तो लिखने के बाद ही पता चलता है कि कौन सी रचना आज चल रही है, कौन सी रचना चल नहीं रही है। तो उसके हिसाब से भी खुद अपना लेखक ही यार कभी ही तय करे कि वो क्या लिखना चाहता है, क्या नहीं लिखना चाहता है। हम सब जुट कर एक संस्था बनाकर नहीं कर सकते हैं कि हम अब बताएंगे कि ज्ञानपीठ बताएगा कि अगले साल की रचना ऐसी होनी चाहिए, है ना? तो वो तो अपने आप से स्वतः निकलती है और वैसे ही निकलनी चाहिए। तो इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, और क्या होना चाहिए क्या नहीं। जैसे अंग्रेजी कविताओं में भी रैप जैसे होता है, और संगीत में जैसे होता है, तो फिल्मों में जैसे कव्वाली भी विधा है, रुबाई भी विधा है, गजल भी विधा है। हर तरह से लोग लिखते हैं, और जब जहां बदलना चाहे बदल सकते हैं, है ना? वो सब नई नई विधाएं और आएंगी। शुरू में ये सब विधाएं नहीं थी, जब 18-20 विधाएं, अभी ये छंद भी जितने सारे हैं, तो ये थोड़ी कि बंद हो गए, सब लोग लिखने वाले लिखेंगे। तो अच्छा है, जैसा भी हो रहा है सब बढ़िया हो रहा आपकी आपकी हमने कविता सुनी, अब आपका एक गीत सुनना चाहते हैं। है। मैं गीत तो गा नहीं सकता, मैं इसीलिए मैं लिखता हूँ। और वो गाने वाले मेरे जो जोड़ीदार हैं, वो जी। उमेश तांबे हैं। तो उमेश और जी। राहुल की जोड़ी है ये। तो आज तो सिर्फ राहुल बैठा है, जैसे कि मतलब उतना बड़ा तो नहीं, पर जैसे कि आनंद बख्शी शायर लुधियानवी टाइप हूँ कि मैं लिख लेता हूँ पर गा नहीं पाता हूँ। तो जी। मैं अपनी रचनाएं सुनाऊंगा, कविताएं सुनाऊंगा। गीत के लिए तो यूट्यूब पर आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, तो बहुत सारे जी। गीत है, जी। करीब 300 से 400 गीत बन चुके हैं। तो उसके साथ साज भी हो, धुन भी हो, उसमें सब कुछ हो तो अच्छा लगता है, वरना मैं तो गा नहीं पाऊंगा मैं। आपकी कोई एक गीत कविता ही हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ हमारे जी। साथ जुड़ चुके हैं, माफी चाहती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजन जी इस कार्यक्रम में। दीपा जी कह रही है बंधन मुक्त जीवन को जीने का आनंद लेते हुए सृजन भी किया जा सकता है। सही कहा दीपा जी, आपने बहुत ही सही बात कही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय शर्मा दीप जी, स्वागत है आपका। राज जिंदल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में राज जी आपका। जी, आपकी कोई एक रचना। जी हाँ, मैं सुनाता हूँ। डूबते को तिनका नहीं, लाइफ गार्ड चाहिए। जी। आजकल की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी में क्या हो रहा है कि डूबते जी। को तिनका नहीं, लाइफ गार्ड चाहिए। ग्रेजुएट को नौकरी ही नहीं, ग्रीन कार्ड चाहिए। क्यों अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल जाए इसके मतलब आपने सफल हो गई आपकी जिंदगी। क्योंकि फिर अमेरिका में जी। आप जब जितनी देर रहना चाहे रह सकते हैं, जब तक काम करना चाहे कर सकते हैं। तो डूबते को तिनका नहीं, लाइफ गार्ड चाहिए। ग्रेजुएट की नौकरी ही नहीं, ग्रीन कार्ड चाहिए। खुशियां मिलती थी कभी शाबाशी से, खुशियां मिलती थी कभी शाबाशी से। हर किसी को अब मॉनेटरी रिवार्ड चाहिए। जो करते थे दावा हमारी हिफाजत का, जो करते थे दावा हमारी हिफाजत का, उन्हें अपनी ही हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। घर बसाना इतना आसान नहीं इन दिनों, घर बसाना इतना आसान नहीं इन दिनों। कलेजा पत्थर का और हाथ में क्रेडिट कार्ड चाहिए। फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग के जमाने में,
फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग के जमाने में भुला दिए गए हैं वो, जिन्हें सिर्फ पोस्ट कार्ड चाहिए। बहुत खूब। छोटी सी कविता अपने भाव को उकेरती हुई, बहुत ही सही कहा। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है 2 सालों में, काफ़ी लोगों के अंदर एक मानसिक अवसाद सा आ चुका है। लोगों की सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, वो बदलती जा रही है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण बदलने के लिए या प्रदान करने के लिए उन्हें जो हम आप जो फासले आ चुके हैं एक सोच के अंदर, एक समाज के अंदर, उस दूरी को कैसे तय किया जाना चाहिए? क्योंकि देखा जा रहा है कि जो आर्थिक व्यवस्था भी है लोगों की इस दौरान काफ़ी गिर चुकी थी और बहुत मुश्किल से आगे आ रहे हैं लोग। जी, हम जुड़े हुए हैं आदरणीय राहुल उपाध्याय जी से। जी, एक तो फोन आ ऐसी गया था, फोन आ गया था, मुझे लेना पड़ गया था। जी, कोई बात नहीं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के दौरान जो लोगों के अंदर जो मानसिक अवसाद आ चुकी है, उससे सकारात्मक दृष्टिकोण देना एक कवि का ही काम होता है, एक रचनाकार का ही काम होता है। तो और समाज के साथ समाज की इस परिस्थिति में एक कवि को, एक रचनाकार को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए इस परिस्थिति से लोगों को उबारने के लिए या और हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच भरने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? यानी सही बात है, और कुछ लोग करते भी हैं प्रयास, पर जैसे मैंने कहा ना कि मैं किसी उद्देश्य से नहीं लिखता। तो जी, मैं किसी को पाठ नहीं पढ़ाना चाहता। वो जैसे संस्कृति विकास या विनाश जो थी, जो मैंने अभी सुनाई थी कि बच्चे डिलीवर करती है माँ नौकरी करते करते वाली, जी, जी, तो उसमें भी मैं उससे बता रहा, वस्तु स्थिति बता रहा था मैं। लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे किसी संकट से उभरना चाहिए, इसके बारे में मेरा ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने बोला कि मैं कौन होता हूँ किसी को ज्ञान देने वाला, और सब लोग वही करते हैं जो उनको पसंद आता है ना। और जिसको जहां से जो लेना होता है वो वहीं से लेते हैं। और जी, कविताएं सुन रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम किसी समस्या का हल निकालेंगे इसमें से। ये मेरा मानना है। तो लोग तो अपने जीवन में अपने आसपास में देखकर, एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो सबने जी, अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी है। जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ लोगों ने घर में कुछ काम किए, कुछ लोगों ने नया नया कुछ कुछ सृजन किया। तो जैसे मैं प्रतिगीत लिखता था पहले भी, फिल्म गीतों पर आधारित, फिल्मी धुनों पर आधारित, पर उनको सजीव रूप नहीं दे पाया था। तो इस लॉकडाउन में ही 2 साल पहले एक संयोगवश उमेश और मेरी बातचीत शुरू हुई। मैं आज तक उमेश से मिला नहीं हूँ, जो कि मेरे गीत गाते हैं। जी, तो उमेश के साथ ऐसे व्हाट्सएप वगैरह ईमेल से बातचीत हुई। तो फिर उसमें लगा कि हाँ, वो उनको गाने का शौक है और मुझे लिखने का शौक है। तो फिर हम दोनों जुड़ गए, और लॉकडाउन में ही जो 300-400 गीत हमने लिखे हैं, वो लॉकडाउन में ही लिखे हैं। तो कह जी, सकते हैं लॉकडाउन में सकारात्मक हमने किया। तो क्योंकि समय था, उनके पास भी मेरे पास भी था, और वैसे तो मेरे पास बहुत समय है, उनके पास शायद कम समय होता, पर क्योंकि लॉकडाउन में घर से काम कर रहे थे, काफी समय बच गया था। तो कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रयोग हुआ है जो हम लोगों ने किया है, और लगा कि हम दोनों को तो बहुत खुशी मिली है, और कुछ लोगों को भी पसंद आए वो गीत। तो हमारे जीवन में क्या हुआ ये तो मैं बता सकता हूँ, पर लोगों के जीवन में मेरी रचनाओं से क्या प्रसर पड़ेगा या मैं क्या लिखूं, जैसे उतना मैं सोचता नहीं कि अपने आप में इतनी शक्ति है कि मैं किसी को सकारात्मक सोच दे सकूं। जीवन जैसा है वैसा रहता है। नहीं, बिल्कुल एक लेखक के शब्दों का असर, एक लेखक के शब्द तो प्रभाव छोड़ते ही हैं। आपके उसी दौरान लिखी ही कोई एक रचना हम आपसे सुनना चाहेंगे। हम्म, अब वो उतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस दौरान हाँ लिखी तो थी शायद। एक मिनट देखता हूँ। हम्म, एक मिनट। हाँ, ये उस जमाने में लिखी थी, ये 15 अप्रैल 2020 को लिखी थी। तो यहाँ 5 मार्च से हमारे यहाँ दफ्तर बंद हो गए थे। तो 5 मार्च के बाद से दफ्तर जाके लोगों से मिलना जुलना वो बंद हो गया था। तो उस पर लिखा था कि ब्रश बदल बदल कर ब्रश कर रहा हूँ,
ये टूथब्रश करने के बहुत सारे ब्रश आते हैं ना, सबके रंग कोई नीला, पीला, काला, नाला। तो जी जिंदगी में जी। कुछ रंग भरने के लिए, जो बदलने के लिए मैं कर रहा था कि ब्रश बदल बदल कर ब्रश कर रहा हूँ, नीरस सपाट जिंदगी में रंग भर रहा हूँ। ब्रश बदल बदल कर ब्रश कर रहा हूँ, नीरस सपाट जिंदगी में रंग भर रहा हूँ। नाखून भी तो बढ़ते नहीं कि रोज काट लूं, हमदर्द भी तो साथ नहीं कि दर्द बांट लूं। खुद ही करता खुद ही हरता हर किरदार कर रहा हूँ। ब्रश बदल बदल कर ब्रश कर रहा हूँ, नीरस सपाट जिंदगी में रंग भर रहा हूँ। क्या करूं क्या ना करूं कुछ सूझता नहीं, समय है इतना मगर कुछ सूझता नहीं। मीलों का है सफर और ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ। ब्रश बदल बदल कर ब्रश कर रहा हूँ, नीरस सपाट जिंदगी में रंग भर रहा हूँ। सुबह हुई शाम हुई अब हुई रात है, सुबह हुई शाम हुई अब हुई रात है। व्हाट्सएप पर आपका पल पल का साथ है, कहना जो चाहता हूँ कहने से डर रहा हूँ। ब्रश बदल बदल कर ब्रश कर रहा हूँ, नीरस सपाट जिंदगी में रंग भर रहा हूँ। बहुत खूब। एक हम्म, छोटी सी बात को आपने बहुत ही एक गहरी बात, एक हम्म, भावपूर्ण बात को आपने बहुत ही एक सहज ढंग से हमारे सामने रखा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लिखा है। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सत्ती जी का हार्दिक स्वागत है। काफी वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी काफी वक्त से, काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन लाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी काफी दीपा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हिंदी जो एक हमारी बहुत ही अहम भाषा है भारत की, वर्तमान में इसका भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? हम अपनी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा से ही करते हैं और मातृभाषा तो भारत की बहुत सारी भाषाएं मातृभाषा है। तो मैं हिंदी की बात कर रही हूँ अभी आपसे। तो हिंदी का भविष्य अभी आपको क्या नजर आ रहा है? हम्म। तो भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, किसी को नहीं जी पता कल क्या होने वाला है या अगले 10 साल या 100 साल में क्या होने वाला है। पर कई बार कोशिश करते हैं लोग कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, अगर उसको हम आगे देखें तो पता चल सकता है कि क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कि जैसे अंग्रेजी के बारे में कोई सोचता नहीं कि अंग्रेजी का क्या भविष्य है, क्योंकि कोई नहीं सोचता कि हे भगवान क्या होगा अंग्रेजी का 15 साल में, राइट। तो उसी तरह से मैं हिंदी के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि हिंदी फल फूल रही है, बढ़िया से चल रही है। जैसे मैंने कहा, फिल्मों में तो हिंदी के अलावा काम ही नहीं है, वेब सीरीज इतनी आ रही है, सब जगह हिंदी ही हिंदी है। तो ये तो साहित्यकारों को सोचना पड़ता है कि हमारी पुस्तकें कोई खरीद नहीं रहा है, हमारी कविता को पढ़ नहीं रहा है, हमारी कविता को सुन नहीं रहा है। अब वो भी सुनते ही हैं, जैसे कुमार विश्वास के सम्मेलन जब होते हैं तो लोग जाते ही हैं, सुरेंद्र शर्मा की बातें सुनते ही हैं। यूट्यूब पे भी आप सुनते हैं, मिलियंस मिलियन करोड़ों करोड़ लोग देख रहे हैं ऐसी चीजों को। और विकिपीडिया में भी अब लेखन शुरू हो गया, पढ़ना लिखना शुरू कर रहे हैं, जानकारी बढ़ रही लोगों की। तो हिंदी में प्रचुर मात्रा में सामग्री है, पढ़ने वाले भी, लिखने वाले भी, समझने वाले भी, सुनने वाले भी, देखने वाले भी। तो हिंदी के प्रति तो कोई मेरी चिंता है नहीं। ज्यादातर मैं देखता हूँ जब देखो दिशा और दशा की बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या जितना व्हाट्सएप पे पटल खुला हुआ है, जितने लोग आजकल जुड़ रहे हैं, ये सब आजकल की, तो पिछले 20-30 साल के में जो साहित्यकार पैदा हुए हैं वही सब लिख रहे हैं। तो ये कहाँ से आ गए? 40 साल पहले भी लोग चिंता कर रहे थे कि हे भगवान क्या होगा हिंदी का। पर हिंदी चल रही है, बढ़िया चल रही है। और जो बड़ी वैश्विक संस्थाएं जैसे फेसबुक, गूगल, ये सब ने भी हिंदी में सब कुछ किया कि आप जिस भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसमें लोग लिख रहे हैं। तो हिंदी तो ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके भारतीय भाषा के एक अहम व्यक्तित्व के आर मजूमदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मजूमदार जी इस कार्यक्रम में। आप आधुनिक, आप गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं। आधुनिक काव्य की बढ़ती गद्यात्मक पर आपकी क्या विचार है? लोग छंद से हटके गद्य के रूप में, गद्य हम्म, को, पद्य को एक अलग नया रूप दे रहे हैं। कविताएं अलग तरीके से हमारे सामने आ रही, अलग ढंग से। तो इस हम्म। विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो सही बात है। मतलब जिसमें आदमी को लगे कि उसको सहूलियत है लिखने में, अगर जी वो बात जो कहना चाहता है उसको मीटर में, मात्रा के बंधन में लिखने में कष्ट हो रहा है, तो ठीक है, लिख लगे। कुछ लोगों को मात्रा में, छंद में लिखने में ही अच्छा लगता है, तो जी वो उसमें लिखें।
तो किसी पे बंदिश नहीं है कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो और आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, है ना। बिल्कुल। दोनों को छूट है। और आजकल तो वही ना कि जिसको जो पसंद आए वो ले लेगा, है ना। वो जो पाठक होता है वो बहुत गुणी पाठक होता है। हम नहीं समझते, हम सोचते हैं कि वो पाठक को नहीं समझ आएगा। पाठक सब समझता है। जैसे फिल्में भी होती हैं, कई तरह की फिल्में होती है, पर पाठक सबके तैयार हो जाते हैं। अभी जैसे पुष्पा फिल्म आई थी, लोग सोच नहीं सकते थे कि पुष्पा फिल्म इतनी सफल फिल्म बनेगी। वो सफल जो बना रहे थे उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इतनी सफल फिल्म बनेगी। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको नहीं पता कि लोगों को मात्रा चाहिए कि मात्रा नहीं चाहिए, लोगों को छंद चाहिए कि छंद नहीं चाहिए, और किस कौन खाएगा कौन पिएगा इसके हिसाब से नहीं बना रहे हम लोग। हम होटल खोल के तो नहीं बैठे नहीं है कि अब वो कोई खाना खाना नहीं आएगा तो हम होटल में बदल दें, मसाला ज़्यादा डाल दें कि तेल कम कर दें। ये कोई तो बात है नहीं। तो हम जो लिख रहे हैं, जब किसी को पकड़ने को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा तो कोई पकड़ेगा। स्वांतः सुखाय लेखन है, तो स्वांतः सुखाय चलता रहे। और 10-15 आदमी जैसे आज जुड़ गए हैं अपने साथ, जो भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो साक्षात्कार आपने शुरू किया, इसका मतलब ये थोड़ी था कि 200 लोग आएंगे तभी साक्षात्कार होगा। 2 आदमी आ गए तो भी, ना आए तो भी हम आप बात कर रहे हैं, वही बहुत है। तो ये तो भाव की अभिव्यक्ति है जो आदान प्रदान होती है। तो सही कहा आपने। आपके प्रिय लेखक कौन रहे हैं? हाँ, तो मेरे प्रिय लेखक शरद जोशी रहे जी। हैं, जो कि इंदौर से थे और रोज ही लिखते थे। मतलब इतना लिखते थे वो, और हर विषय पे लिख सकते थे, और हंसा हंसा के लिखते थे, विनोद के भाव से लिखते थे, और व्यंग्य भी होता था, आलोचना भी होती थी। तो बहुत ही अच्छा शरद जोशी का मैं कायल हूँ। और बाकी तो जैसे कबीर है ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा था शब्दों का खेल, जैसे रविंद्र जैन ने जो प्रतिभा थी वो कबीर में तो बहुत ही थी, मन का फेर। तो जहाँ जहाँ भी मुझे शब्दों का चातुर्य, शब्दों का खेल या बात कहने की हो, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कबीर और शरद जोशी मेरे बहुत ही अच्छे लगते जी। हैं। तो किसी की टिप्पणी कोई आई थी बकवास, पता नहीं क्या मतलब किस कहने बात वाले को। काफी कुछ कहते हैं। आ, तो सबका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि जिनको भी जो लिखना है खुलकर लिखें, जैसे उन्होंने लिखा। तो ये नहीं कि सब लोग सिर्फ बड़ाई करें, प्रशंसा करें और स्वागत करें। जिसका जो मन है वो लिख सकते हैं, है ना? सही है। आप एक लेखक, एक रचनाकार हैं, साथ ही आप आपको कार्टून, पहेलियों इत्यादि में भी दिलचस्पी है। जी तो हाँ। ये किस तरह का एक आपके अंदर एक आपका अनुभव इस क्षेत्र में कैसा रहा, हम जानना चाहेंगे आपसे। तो वही, जैसे कि मैंने लेखन शुरू किया उसके पहले मुझे क्रॉसवर्ड में मुझे बहुत रुचि थी। तो जी। क्रॉसवर्ड में वही होता है कि किसी शब्द को आपको ढूंढना है, पर उसके लिए वो लोग आपको एक संकेत देते हैं, क्लू देते हैं, जो कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, जो समझ में नहीं आता कहाँ जाएंगे। तो जी। जी। इस तरह से बिल्कुल बात सही। होती है। तो मैंने ऐसे शब्दों के जोड़ पे कि कुछ छुपा दिया शब्द कहीं पर कविता के अंदर ही, जैसे अंतिम पंक्ति में मैंने कुछ एक शब्द जोड़ दिया है जिसको कि आप ढूंढना पड़ेगा, जो बाकी जो पहली पंक्तियां उसके बारे में दे रही है, दिशा निर्देश दे रही है। तो जी। इस तरह से मैं कार्टून जो थे वो तो जैसे आर के लक्ष्मण बनाते थे, वैसी कोशिश की थी मैंने एक जमाने में। तो करीब 1 साल तक मैं रोज कार्टून बना के भेजता था। फिर उसके बाद में किसी कारणों से बंद हो गया, फिर मैं शुरू नहीं किया उसको मैंने। तो जब जैसा मनाई कर लेता हूँ, पर ये पहेलियां बनाना अभी भी चल रहा है, जिसमें कि 2 पंक्तियां होती है। तो पहली पंक्ति का अंतिम शब्द दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द होता है, जी। पर जी। उसका मतलब अलग होता है। जैसे कि हे हनुमान राम जानकी, रक्षा करो मेरी जान की। तो वो जी। जानकी ही शब्द है, पर वो जान की है और वो जानकी है, तो दोनों का मतलब बदल जाता है। जी। तो इस तरह के प्रयोग में करता रहता हूँ। जी। आपकी कोई एक कविता? हाँ, हाँ। तो ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, ये वाली कविता। तो मैं सुनाता हूँ कि स्विच दबाते ही हो जाती है रोशनी, जी। स्विच दबाते ही हो जाती है रोशनी, सूरज की राह में तकता नहीं, हम्म। गुलाब मिल जाते हैं 12 महीने, जी। गुलाब मिल जाते हैं 12 महीने, मौसम की राह में तकता नहीं, इंटरनेट से मिल जाती हैं दुनिया की खबरें, इंटरनेट से मिल जाती हैं दुनिया की खबरें, टीवी की राह में तकता नहीं, ईमेल मैसेंजर से हो जाती हैं बातें, ईमेल मैसेंजर से हो जाती हैं बातें, फोन की राह में तकता नहीं, खुद की ज़रूरतें हैं कुछ इतनी ज़्यादा, खुद की ज़रूरतें हैं कुछ इतनी ज़्यादा, कारपुल की चाह में रखता नहीं, होटलें तमाम हैं हर एक शहर में, होटलें तमाम हैं हर एक शहर में, लोगों के घर में रहता नहीं,
जो चाहता हूँ वो मिल जाता मुझे है, जो चाहता हूँ वो मिल जाता मुझे है, किसी की राह में तकता नहीं, किसी की राह में तकता नहीं, कोई राह मेरी भी तकता नहीं, किसी की राह में तकता नहीं, कोई राह मेरी भी तकता नहीं, कपड़ों की सिलवट की तरह रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, जी कपड़ों की सिलवट की तरह रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, रिश्ता यहाँ कोई कायम रहता नहीं, तत्काल परिणाम की आदत है सबको, तत्काल परिणाम की आदत है सबको, माइक्रोवेव में तो रिश्ता पकता नहीं, किसी की राह में तकता नहीं, कोई राह मेरी भी तकता नहीं। जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछे, फिल्मों को अप को अपने आपने अपनी रचना धर्मिता का आधार बनाया है, इसका क्या कारण है? जैसे मैंने कहा कि जीवन में जो कुछ बातें सीखने की होती है, अनुकरण करने की होती है, कई बार लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी से सीखते हैं, कई बार अपने नाना से सीखते हैं, कई बार अपने पिता से सीखते हैं, कई बार अपनी माँ से होता है, कुछ होता है ना कि मेरी माँ इतनी कर्मठ इंसान थी, समाज सेवी थी कि मैं भी समाज सेवी बन गया, है ना? तो कहीं जी ना कहीं से हमें जीवन के मूल्य पता चलते हैं। अब मुझे बचपन से, मैं रहा तो संयुक्त परिवार में था, तो नाना भी मेरे अच्छे मतलब मार्गदर्शक थे, पर फिर भी जीवन के जो मूल्य हैं, असली मूल्य मुझे फिल्मों से ही पता चले। फिल्मों में जी जो राखी का दिखाते हैं कि राखी के दिन भाई जो अपने बहन से राखी बनवाने के लिए कितनी कोशिशें करता है। अगर वो जेल में है, अगर डाकू है, उसको पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, फिर भी वो सब खतरे मोल लेकर अपने बहन के पास जाता है राखी बनवाने। तो वो जो प्रेम, बहन भाई का प्रेम हो, या पति पत्नी का प्रेम हो, या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, या बाप बेटे में जो रिश्ता हो, या बेटे का माँ के प्रति समर्पण हो, वो सब मूल्य मुझे हिंदी फिल्मों से ही मिले हैं। तो जी जैसे दीवार जो फ़िल्म है, उसमें जो विजय होता है, जिसको कि अपने माँ के प्रति इतना प्रेम है, गलत काम करना पड़ता है उसको, पर फिर भी माँ के प्रति जिसका प्रेम है। तो ये सब मुझे हिंदी फ़िल्मों से ही मैंने ग्रहण किया है, कि जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, जीवन में प्रेम कैसे होता है, सब हिंदी फ़िल्मों से ही है। तो फ़िल्म किताबों से लोग सीखते हैं, मेरे फ़िल्मों से सीखा है मैंने। जी। हुँ। जीवन की कोई एक ऐसी घटना हुँ, जो हुँ। आप यादगार बन चुकी है आपके लिए, आप हमसे साझा करना चाहेंगे? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत सारी घटनाएँ हैं, पर जब मैं अमेरिका आया, तो पहली बार मैं प्लेन में बैठा था, जी और मुझे कुछ पता नहीं था कि कब कैसे क्या करना है, और बीच में अपनी एक बार जगह रुकना भी था एम्स्टर्डम, और वहाँ से दूसरी फ्लाइट लेनी थी, तो उतर के पूछते-पूछते कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, लोग बताते थे, और ऐसे करके आ गया मैं। तो जब ये एयरपोर्ट उतरा, जेएफके एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में, और मेरी फ्लाइट थी सिनसिनाटी की, वहाँ से मैं सिनसिनाटी में पढ़ने आ रहा था। तो मैंने पूछा कि आप क्या करना, मेरे वीज़ा पे स्टैंप लगा, मुझे कस्टम्स वाले ने पूछा आपका सामान किधर है, मैंने अपना बैग पकड़ा दिया, और उसके बाद करके मैं चला गया। तो जब मेरी फ्लाइट थी दूसरी जगह, वहाँ एयरलाइन पे मैंने पूछा कि भैया मेरी अगली फ्लाइट, बोला हाँ आपकी फ्लाइट तैयार है, आपका बोर्डिंग पास और आपका सामान किधर है? मैंने कहा सामान तो सीधा सिनसिनाटी में मिलेगा, मैंने चेक कर दिया दिल्ली से, अब सिनसिनाटी मिलेगा। बोला नहीं, नहीं, आप पहली बार जिस शहर में उतरते हैं अमेरिका में, वहाँ कस्टम्स कराना होता है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था, मैं तो पूछते-पूछते आया लोगों से। तो बोला हाँ, उन्होंने पूछा होगा, आपको ध्यान नहीं रहा कौन से बैग की बात कर रहे हैं, आपने अपना हैंडबैग दे दिया उनको, और उनको लगा कि आप शायद हैंडबैग के थ्रू ही आए हैं। तो आपके सूटकेस अगर अंदर हैं, तो वो कस्टम से करा के लाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा मैं जाके लेके आता हूँ। बोला नहीं, एक बार आपने कस्टम्स करा लिया, उसके बाद दूसरी बार नहीं जा सकते अंदर। तो फिर अब क्या होगा? बोला मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा जाइए आप। तो बोला कि मैं अकेली हूँ काउंटर पे, अकेली, किसी और को भी रुकना पड़ेगा यहाँ पे तब मैं जा सकती हूँ, तो कोई आएगा मुझे छुट्टी देने तो मैं चली जाऊँगी। और कोई छुट्टी देने आया नहीं, और मेरे प्लेन का टाइम हो रहा है जाने का। तो उसने कहा देखिए आपका प्लेन चला जाएगा, फिर आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, नया टिकट खरीदना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ आप चले जाइए, आपका सामान आ जाएगा। मैंने कहा सामान ऐसे कैसे आ जाएगा? मैंने किसका विश्वास कर लो, और ये बात कर रहा हूँ मैं 36 साल पहले की, 1986 में, और पहली बार मैं बाहर निकला हूँ। तो किसी का विश्वास कैसे कर लो कि सामान आपका पहुंचा देगा, और मैं पता भी नहीं कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ, सिनसिनाटी में का ठो ठिकाना नहीं था मेरा कहीं जाने का। तो मैं तो बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं कि तुम सामान भिजवा दोगी। उसने बोला कि देखिए अगर सामान नहीं भी आए तो भी आपका नुकसान कम होगा, क्योंकि टिकट खरीदने में जितना पैसा लगेगा उतने का आपका सामान नहीं होगा शायद। पर मैं तो कह रही हूँ सामान पहुँच जाएगा। मैंने कहा कहाँ पहुँच जाएगा? बोला आपको अभी नहीं पता, पर जब वहाँ जाकर बता देना सिनसिनाटी में कि मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ सामान पहुँचा हम पहुँचा देंगे। तो अब क्या करता, विश्वास करना पड़ा उसका मुझे, और मैं चला गया। और फिर वो जब वहाँ उतरा सिनसिनाटी एयरपोर्ट, तो मुझे कोई लेने आ गए थे, मैं तो जानता नहीं था कोई लेने आएगा, किसी को पहचानता नहीं था मैं। पर क्योंकि मैं पढ़ने आ रहा था, छात्र था, तो छात्र संघ होता है हर विश्वविद्यालय में, तो वहाँ से कोई प्रतिनिधि मुझे लेने आ गया था। तो उन्होंने भी कहा सामान के बारे में कहाँ है?
मैंने कहा सामान तो वहां रह गया। बोले कोई बात नहीं, मैं उनको अपना नंबर दे देती हूँ, ये कोई आई थी महिला, तो वो आप पहुंचा देंगे। तो उन्होंने नंबर दिया, और फिर मैं गया रात में। तो रात को रुकने का इंतजाम भी नहीं था मेरा। तो जो छात्र संघ का जो अध्यक्ष था, वो उस दिन शहर से बाहर था। तो उसने वो चाबी उस महिला को दे दी थी कि आज राहुल जब आएंगे तो कह देना कि राहुल आज रात मेरे घर में रुक जाए, और कल सुबह अपना इंतजाम कर लें। आज रात को कहाँ ढूंढते भटकते फिरेंगे, आज मेरे यहाँ रुक जाए। मैंने कहा अरे, कोई बंदा मुझ पर इतना विश्वास कर अपने घर की चाबी मुझे दे के गया। मतलब ये नहीं कि किसी के साथ रुकने को बोला है, खुद आप घर में नहीं है और मुझे बोल दिया घर में आके रह लो। मैंने कहा ये तो ऐसा कैसे विश्वास के लिए। और मैं उस वहां पे किसी विश्वास नहीं कर रहा था कि कोई मेरा सामान पहुंचा देगा। और वो सामान वाली भी बोल रही थी चाबी दे के जाओ, क्योंकि कस्टम्स वाले खोलने को बोलेंगे सामान के अंदर क्या है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी। तो मैं चाबी देने से घबरा था कि मैं सूटकेस खोल लेगी तो पता नहीं क्या सामान निकाल लेगी उसमें से वो। तो मुझे इतना किसी पे विश्वास नहीं था, और यहाँ इतना विश्वास मुझ पर कर रहा है। तो तब से मेरे जिंदगी में ये हो गया कि लोगों पर अच्छा विश्वास करो। ये नहीं सोचो कि हर कोई आपको लूटने को तैयार बैठा है, हर कोई आपको मदद करने को तैयार बैठा है, ये सोच के देखो। तो उस घटना ने मुझ पर इतना प्रभावित किया कि तब से मैं बिल्कुल नया इंसान बन गया हूँ। उस एक घटना से मैं नया इंसान बन गया। और दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा, उसके पहले सामान आ गया था। मैं ब्रश भी नहीं कर पा रहा था, और एयरपोर्ट से सामान कोई बंदा देके गया। मतलब कोई खर्चा नहीं, कोई चार्ज नहीं किया उन्होंने कि आपके घर पे सामान डिलीवर करने का कोई खर्चा है। मतलब बिल्कुल अपने आप से। तो मैंने कहा ये कितना आसान काम है, किसी को भी ट्रस्ट कर लो। तो मैंने पूछा था चीनी की कि आपका नंबर दो, मैं आपको कैसे फोन करूंगा, पूछा सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ नहीं, और अपने आप आ गया। मतलब कितना सहूलियत है अगर विश्वास कर लो किसी पर तो। बहुत ही सुंदर संस्मरण। हम्म, स्नेहलता पांडे जी हमसे जुड़ चुकी हैं। सही कहा आपने, विश्वास की अगर एक डोर जुड़ जाती है तो बहुत ही सकारात्मक एक प्रभाव छोड़ जाती है हमारे साथ। आपकी यही घटना आपके जीवन में घटी है जो आपको हमेशा दूसरों पर, और आपसे सुनकर हमें भी एक सकारात्मक सोच देती है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आप पहेलियां भी लिखते हैं, हम्म, तो हम साहित्य से हट के थोड़ा इस तरफ आते हैं। हम पहेलियां भी आपसे सुनना चाहेंगे कुछ मेरी आपकी लिखी। जितनी मेरी पहेलियां है ना, वो पढ़ने में समझ में आएगी, सुनने में समझ ही नहीं आएगी। कोई दो तो एक पहेलियां जो है हम आप हमें सुनाइए। वो चलेगी नहीं, ये जैसे मैंने कहा कि साक्षात्कार में पहली बार हो रहा है कि हम गद और पद से हटके कुछ इस तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो ठीक बात है, पर जैसे मैंने कहा ना कि उसमें शब्दों का चातुर्य वो खेलना जो है ना, घूम फिर के ही आता है। तो मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। तो, हाँ, तो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द है वो दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द होगा। तो आप उसमें मेरा साथ दीजिएगा। तो जैसे कहा हे हनुमान राम जानकी, तो अंतिम शब्द है जानकी। तो रक्षा अच्छा। करो मेरी जानकी, आप बोलेंगे, राइट। तो जी। बात बन जाएगी। इसी तरह से अंतिम शब्द पर ध्यान रखिएगा आप, और अंतिम शब्द आप बोलिएगा, उसका मतलब बदल जाएगा बस। तो अच्छा। पूरी करो मेरी कामना। तो अंतिम जानकी। शब्द क्या है? नहीं, पूरी करो मेरी कामना। तो अंतिम कामना। शब्द कामना, हाँ, पूरी करो मेरी कामना, खुले हाँ। लॉटरी करूं कामना। काम, काम ना। हाँ कि लॉटरी मिल कामना। जाएगी तो काम नहीं करना है ना मुझे। और कामना। फिर, जी। हाँ, और फिर खुल जाए सारे फंदे, ऐसा कोई मुझे फंदे। फंदे, मतलब हुनर। फंदे। हाँ, हुनर दे। समझी। लग जाऊं काम धंधे, इतना मुझे तू धन दे। धन दे। और फौजियों को ऐसा क्यों वर दिया कि खून से रंग गई वर्दियां। वर दे। वर्दियां। वर्दियां। ओ हाँ, वर्दियां। जी जी। हाँ। अब न हो गरीबों पे हमले, अब न हम्म। हो गरीबों पे हमले, आओ कसम ये हमले। हमले। लगे जगह जगह वो गमले, लगे जी। जगह जगह वो गमले, जो खुशियां दें और गम ले। मेहमान हैं हम पल दो पल के, मेहमान हैं हम पल दो पल के, खुश रहें जब तक खुली है पल दे। पल, पलके। पल के। पलके। उनकी मस्त आंखों का नशा जब से पी लिया, हम्म। उनकी मस्त आंखों का नशा जब से पी लिया, तब से हमारे दिल को हो गया पी लिया। पी लिया।
ये बात समझ सबको खुद आई कि चारों तरफ फैली है खुदाई। खुदाई। जब तक देखा नहीं आईना, अपनी खामियां नजर आईना। आई ना। तो इस तरह से बहुत सारी है, मतलब 500-600 जी, लाइन जी, जी। है। अच्छा, अच्छा। बहुत ही एक अद्भुत अनुभव हुआ हम सभी को, ये सब सुनकर। बहुत ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रश्मि जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका रश्मि जी इस कार्यक्रम में। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर बात की, बहुत ही एक अलग ढंग का हमने आज जाना, पहेलियों के माध्यम से कुछ समझ में भी आया हमें। आप चलते-चलते आप युवा पाठकों, दर्शकों एवं साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश देने वाला मैं कौन हूं? तो मैंने कहा ना कि मुझ में इतनी वो नहीं, काबिलियत नहीं है। पर मैं एक रचना से समाप्त करता हूँ। जी, तो उसमें भी मेरे जो मन में विचार चलते रहते हैं उनका थ्रू है कि कई बार हम पूछते हैं हम क्यों आए, कहाँ हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रश्न कई होते हैं। तो उसमें कि प्रश्न कई हैं, उत्तर यही, तू ढूंढता जिसे है वो तेरे अंदर कहीं। प्रश्न कई हैं, उत्तर यही, तू ढूंढता जिसे है वो तेरे अंदर कहीं। जो दिखता है जैसा वैसा होता नहीं, जो बदलता है रंग वो अंबर नहीं। जो दिखता है जैसा वैसा होता नहीं, जो बदलता है रंग वो अंबर नहीं। मंदिर में जा जा के रोता है क्यों? मंदिर में जा जा के रोता है क्यों? दीवारों में रहता वो बंद कर नहीं। बार बार घंटी बजाता है क्यों? बार बार घंटी बजाता है क्यों? यह पोस्ट ऑफिस या सरकारी दफ्तर नहीं, सुनता है वो तेरी भी सुनेगा। सुनता है वो तेरी भी सुनेगा, उसे कहकर तो देख जो पत्थर नहीं। ऐसा नहीं कि वो देता नहीं, ऐसा नहीं कि वो देता नहीं, तू लपकेगा कैसे जो तू तत्पर नहीं। ऐसा नहीं कि वो देता नहीं, तू लपकेगा कैसे जो तू तत्पर नहीं। लंबा सफर है अभी से संभल, लंबा सफर है अभी से संभल, संभलने की उम्र 60-70 नहीं। बहता है जीवन रुकता नहीं, बहता है जीवन रुकता नहीं। जीवन है नदियां समंदर नहीं, सूखती है भरती है, भरती है सूखती है, सूखती है भरती है, भरती है सूखती है। एक सा रहता सदा मंजर नहीं, चलती है धरती चलते हैं तारे, धड़कन भी रुकती दम भर नहीं। चलती है धरती चलते हैं तारे, धड़कन भी रुकती दम भर नहीं। बढ़ता चला चल मंजिल मिलेगी, बढ़ता चला चल मंजिल मिलेगी। जीवन का गुड़ मंत्र यही। सही कहा। बढ़ता चला चल मंजिल मिलेगी, सही है। जिसने चलना सीखा है, उसे मंजिल प्राप्त होती ही है, क्योंकि हाँ, सफर अंत एक कदम से नहीं होता, हमें पूरा सफर तय करना ही होता है। चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो भाव का हो, चाहे अभिव्यक्ति का हो, चाहे लेखक का हो, चाहे कवि का हो। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, सभी आपको सादर प्रणाम करें। हमारे साथ मेरा भी सब। शब्दाक्षर की राष्ट्रीय प्रवक्ता रश्मि जी जुड़ी हुई है। स्वागत है रश्मि जी आपका इस कार्यक्रम में, और नमस्कार भेज रही हैं आपको। अ, नमस्ते। नमस्ते। जी। अ, तो आपकी कोई एक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आपसे और भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, वो लोग सुनना अच्छा। चाहते हैं। तो मैं अब कम बोलने वाली हूँ, आप ही अपनी कविताएं और जो गीत ठीक। है सुनाइए दर्शकों और श्रोताओं को। ठीक है, अंतिम कविता एक और। बिल्कुल स्वागत है। कि एहसास होता है जिसका हरदम, हर जी। वक्त जिसका साया है, क्यों न अब तक मुझे वो कहीं मिल पाया है। एहसास होता है जिसका हरदम, हर वक्त जिसका साया है, क्यों न अब तक मुझे वो कहीं मिल पाया है। वेद पुराण बुद्ध और ईसा सबने यही बताया है, वेद पुराण बुद्ध और ईसा सबने यही बताया है। जिसे मैं छू पाता नहीं, जिसे मैं छू पाता नहीं, उसे मैंने ही कहीं छुपाया है। न जाने किस भूल को हम भूल बैठे हैं, न जाने किस भूल को हम भूल बैठे हैं। हजारों पैगंबर के बाद भी याद नहीं कुछ आया है। गोया याद नहीं है कुछ भी, पर उसकी याद ने बहुत सताया है। गोया याद नहीं है कुछ भी, पर उसकी याद ने बहुत सताया है। यही मुझे गिला है उससे, क्यों न दीवाना मुझे बनाया है। जब तक ये होश है बाकी, जब तक मेरा सरमाया है, तब तक चलेगा ये सफर, जीते जी कौन इसे तय कर पाया है।
जीते जी कौन इसे तय कर पाया। कर पाए। बहुत ही सुंदर। आपकी कोई एक और रचना, लोग काफी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय साहित्य मंत्री अंजू सारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजू जी। जयराम जी जुड़ चुके हैं, प्रकाश कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का। आपकी और भी अच्छा, कुछ कविताएं हम सब सुनना चाहेंगे। ठीक श्रोताओं की है। तरफ से अनुरोध हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी ये अच्छा, कहना है कि ठीक है, ठीक है। तो ये रचना भी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे जो शब्दों का जादू, शब्दों का खेल मुझे अच्छा लगता है। तो कि जी बिल्कुल। हर मसला मसल से मसला नहीं जाता। तो इसमें तीन है, मसला जो है एक तो समस्या, तो हर मसला मसल से, मतलब आदमी की जो बाहुपेशी है, ताकत, तो हर मसला मसल से मसला नहीं जाता, हो चौखट पे सैलाब तो उससे लड़ा नहीं जाता। हर मसला मसल से मसला नहीं जाता, हो चौखट पे सैलाब तो उससे लड़ा नहीं जाता। जब से सुना कि लकीरों में तकदीर है मेरी, जब से सुना कि लकीरों में तकदीर है मेरी, मेरे हाथों से मेरा हाथ मला नहीं जाता। जब से सुना कि लकीरों में तकदीर है मेरी, मेरे हाथों से मेरा हाथ मला नहीं जाता। समंदर में मंदिर कहीं छुपा है जरूर, समंदर में मंदिर कहीं छुपा है जरूर, बिन जूते उतारे उसमें उतरा नहीं जाता। बहुत सुंदर बात। बहुत समंदर में मंदिर सुंदर। कहीं छुपा है जरूर, बिन जूते उतारे उसमें उतरा नहीं जाता। जब भी संवरती हैं बहुत बिगड़ती हैं जुल्फें, जब भी संवरती हैं बहुत बिगड़ती हैं जुल्फें, कहती हैं क्यों आजाद हमें रखा नहीं जाता। जब भी संवरती हैं बहुत बिगड़ती हैं जुल्फें, कहती हैं क्यों आजाद हमें रखा नहीं जाता। मुझे होती समझ तो तुम्हें न बताता, मुझे होती समझ तो तुम्हें न बताता, कि कुछ होती हैं बातें जिन्हें कहा नहीं जाता, कहा नहीं कुछ होती जाता। हैं बातें जिन्हें कहा नहीं जाता। बहुत खूबसूरत बात कही, समंदर में क्यों जूते उतारते हैं। पहली बार अपनी जीवन में इस बात को गहराई से समझने की कोशिश की मैंने। आपने इस इतनी खूबसूरती से ये जो पंक्तियां रखी कि मंदिर होता है, बहुत ही सुंदर। मैं इसके लिए आपको प्रणाम करती हूँ। आपने इतनी धन्यवाद। तो एक छोटी सी घटना को आपने एक अलग स्वरूप दे दिया। आपकी कोई एक और रचना हम इसी तरह की सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हम्म। तो जी, टूट हमारे गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ऐसे ईमानदार साहित्यकार रोज नहीं मिलते जो अपनी बात सीधी और सहज तरीके से रखते हैं। सही कहा आपने आदरणीय, बहुत ही सही बात कही। गजब आपकी अभिव्यक्ति है राहुल जी। हम आपसे बहुत कुछ सुनना और भी चाहेंगे। समय की कोई बंदिश नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये है कि जब आप समंदर किनारे, से समंदर की बात में निकली थी, समुद्र किनारे आप चलते हैं तो बीच पर बच्चे लोग रेत से कुछ कुछ बनाते हैं। तो उसके ऊपर लिखा था कि महल एक रेत का, इस कविता का शीर्षक है कि जी। टूट गया जब रेत महल, बच्चे का दिल गया दहल। टूट गया जब रेत महल, बच्चे का दिल गया दहल, मिला एक नया खिलौना, बच्चे का दिल गया बहल। टूट गया जब रेत महल, बच्चे का दिल गया दहल, मला एक नया खिलौना, बच्चे का दिल गया बहल। आया एक शिशु चपल, रेत समेट बनाया महल। आया एक शिशु चपल, रेत समेट बनाया महल। बार बार रेत महल बनता रहा बिगड़ता रहा, बन बन के बिगड़ता रहा। बार बार रेत महल बनता रहा बिगड़ता रहा, बन बन के बिगड़ता रहा। रेत किसी पर न बिगड़ी, रेत किसी पर न बिगड़ी, किस्मत समझ सब सहती रही। रेत किसी पर न बिगड़ी, किस्मत समझ सब सहती रही। बाहरी कुदरत ये कैसी फितरत, बाहरी कुदरत ये कैसी फितरत, समंदर में जो आंसू छुपाए थे, उन्हें ही रेत ने मिलाकर बच्चों ने महल बनाए थे। बहुत बाहरी सुंदर। कुदरत ये कैसी फितरत, समंदर में जो आंसू छुपाए थे, उन्हें ही रेत ने मिलाकर बच्चों ने महल बनाए थे। दर्द तो होता है उसे, कुछ नहीं कहती मगर, दर्द तो होता है उसे, कुछ नहीं कहती मगर। एक समय चट्टान थी, चोट खाकर वक्त की, मार खाकर लहर की, टूट टूट कर बिखर बिखर कर बन गई वो रेत थी। एक समय चट्टान थी, चोट खाकर वक्त की, मार खाकर लहर की, टूट टूट कर बिखर बिखर कर बन गई वो रेत थी। दर्द तो होता है उसे,
चोट नहीं दिखती मगर, दर्द तो होता है उसे, चोट नहीं दिखती मगर, बाहरी कुदरत ये कैसी फितरत, जख्म छुपा दिए उसी वक्त ने, वो वक्त जो था सितमगर। बाहरी कुदरत ये कैसी फितरत, जख्म छुपा दिए उसी वक्त ने, जो वो वक्त जो था सितमगर, आज रोंदते हैं इसे छोटे बड़े सब मगर, आज रोनते हैं इसे छोटे बड़े सब मगर, दरारों से आंसू छलकते हैं पानी उसे कहते मगर, दरारों से आंसू छलकते हैं पानी उसे कहते मगर, टूट चुकी थी मिट चुकी थी फिर भी बनी सबका सहारा, टूट चुकी थी मिट चुकी थी फिर भी बनी सबका सहारा, माझी जिसे कहते किनारा, माझी जिसे कहते किनारा। बहुत इस आपकी इस जो लेख कविता है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। आपने रेत की जो अभिव्यक्ति इतनी खूबसूरत ढंग से उसके बनने से लेके उसके जो भाव को आपने दर्शाया है, उसकी व्यथा को दर्शाया है। मैं दर्शकों से देखती हूँ दर्शकों ने क्या लिखा है। बहुत ही सुंदर। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि कुदरत की कैसी फितरत, बहुत ही सुंदर। रश्मि जी कह रही है बहुत ही खूबसूरत आपने बात अपनी कही है। स्नेहा जी कह रही वाह क्या बात है, बहुत ही एक सुंदर कविता। एक ये सब कविता आपने छिपा के रखी थी, आप अब मुझे सुना रहे हैं आप सभी को। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने कहा कि आपसे और सुनना है और आज के और खूबसूरत कविताएं आपकी निकाल के दर्शकों तक हमें पहुंचाना है। आपके शब्दों में, साक्षात्कार में हम आपसे और भी सुनना चाहेंगे इसी तरह की कुछ रचनाएं। अच्छा, तो एक और लिखी थी मैंने, तो बर्फ भारत में भी गिरती है, पर मैंने शिमला में देखी थी बचपन में, फिर यहाँ आके तो बहुत ही देखी। और बर्फ गिरने के कई रूप होते हैं, तो फिर उसमें से एक सुनाता हूँ कविता जी कि मर्म बर्फ का। तो जब बर्फ गिरती है तो आवाज नहीं होती है, जैसे बारिश गिरती है तो आवाज होती है ना, बर्फ गिरने में आवाज जी बिल्कुल नहीं होती, हल्की रुई के फौहों बिल्कुल। जैसे गिरती है तो गिरी पर गिरी धीरे से गिरी, धरा पर गिरी धीरे से गिरी, गिरी पर गिरी धीरे से गिरी, धरा पर गिरी धीरे से गिरी, न गरजी न बरसी निशब्द सी बस गिरती रही, रुई से हल्की रत्न सी उज्जवल, वादों से नाजुक पंख सी कोमल, बन गई पत्थर जो कल तक थी कोमल। वो जब जम जाती है तो बिल्कुल कठोर हो जाती है, जब गिरती है तो छोड़। बिल्कुल रुई के फोहे जैसे थे, जो जम जाती है तो जैसे पत्थर, आप बर्फ देखते हैं शिला, बर्फ की शिला ऐसी हो जी जाती बिल्कुल। है। रुई से हल्की रत्न सी उज्जवल, वादों से नाजुक पंख सी कोमल, बन गई पत्थर जो कल तक थी कोपल, जमी और आसमां में यही है अंतर, जमी और आसमां में यही है अंतर, देवता भी यहाँ आकर बन जाता है पत्थर। पत्थर, क्या बात कही है आपने। फिर आगे है इसका दूसरा प्रूफ कि विचरती थी हवा में बंधन से मुक्त, धरा पर गिरी तो हो जाऊंगी लुप्त, विचरती थी हवा में बंधन से मुक्त, धरा पर गिरी तो हो जाऊंगी लुप्त, यही सोचकर गई थी सखियों के पास कि मिलजुल के हम कुछ करेंगे खास, यही सोचकर गई थी सखियों के पास कि मिलजुल के हम कुछ करेंगे खास, लेकिन कुदरत की आगे न चली एक हमारी, देखते ही देखते पांव हो गए भारी, लेकिन कुदरत के आगे न चली एक हमारी, देखते देखते पांव हो गए भारी, जा जा के छांव में मैं छुपती रही, आ आ के धूप मुझे चूमती रही, जा जा के छांव में मैं छुपती रही, आ आ के धूप मुझे चूमती रही, जब बोटी बोटी पिघली तब बेटी थी निकली, जब हिमालय पे जब बर्फ पिघलती है तो नदी बह के आती गंगा अपनी, तो जब बोटी बोटी पिघली तब बेटी थी निकली, सोचा था उसे तन से लगाकर रहूंगी, जो दुख मैंने झेले उनसे उसे बचाकर रहूंगी, सोचा था उसे तन से लगाकर रहूंगी, जो दुख मैंने झेले उनसे बचाकर रहूंगी, मैं थी चट्टान सी दृढ़ और वो थी चंचल कंवारी, एक के बाद एक छोड़ के चल दी बेटियां सारी, मैं थी चट्टान सी दृढ़ और वो थी चंचल कंवारी, एक के बाद एक छोड़ के चल दी बेटियां सारी, मैं जमती पिघलती झरनों में सुबकती रही, कभी क्रोध में आकर कुंड में उबलती रही। आप अगर हरिद्वार ऊपर जाएंगे तो वहां पे वो कुंड भी है जहाँ पे कि वो उबलता पानी जी होता है, तो मैं जमती पिघलती झरनों में सुबकती रही, कभी क्रोध में आकर कुंड में उबलती रही, माँ हूं मैं और जननी वो कहलाए, माँ हूं मैं और जननी वो कहलाए, कष्ट मैंने सहे और पापनाशनी वो कहलाए। गंगा को पूछते हैं हम लोग, गंगा को पापनाशनी बिल्कुल कहते हैं, जबकि वो बिल्कुल। बर्फ तो हाँ वहां बैठी हुई है। तो माँ हूं मैं और जननी वो कहलाए, कष्ट मैंने सहे
और पापनाशनी वो कहलाए। जमी और आसमां में यही है अंतर, जमी और आसमां में यही अंतर, यहाँ रिश्ते हैं रिश्ते, वहां थी आजाद सिकंदर। जमी और आसमां में यही अंतर, यहाँ रिश्ते हैं रिश्ते, वहां थी आजाद सिकंदर। और इसका तीसरा रूप है कि जमी और आसमां में यही है अंतर, परिवर्तन का सदा धरती जपती है मंतर। आसमां है जैसे का तैसा कायम, धरती ही रूप बदलती निरंतर। जो भी यहाँ आया है अब तक, लौट के गया कुछ और ही बनकर। जो भी यहाँ आया है अब तक, लौट के गया कुछ और ही बनकर। चांद भी जब से इसके चपेटे में आया, खुद को बेचारे ने घटता बढ़ता ही पाया। चांद भी बेचारे उसके चपेटे में आया, खुद को बेचारे ने घटता बढ़ता ही पाया। बहुत सुंदर, बहुत ही गजब आपने एक जो दर्शाया है, बर्फ से लेके चट्टान बनने तक वो जो बर्फ की वो जो बनते हैं, बहुत ही पानी नदी का रूप लेकर जब आती है, बहुत ही खूबसूरत एक एक दृश्य को, एक एक जो नदी है, जो जल है, उसके एक एक रूप को आपने इस कविता में वेदना और उसकी जो अपनी अभिव्यक्ति है उसको आपने व्यक्त किया है। मैं कुछ कह नहीं पा रही, मैं बस जिसको कहते हैं ना शब्दविहीन हो चुकी हूँ और सुन रही हूँ। आपने जो बारिश से के साथ जो तुलना की है बर्फ की बारिश की, एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से की है, जहाँ पे बारिश में आवाजें होती हैं और बर्फ की बारिश में वो बेआवाज होती है। और वो आसमान और जमीन का अंतर आपने बताया कि ईश्वर भी आकर बन जाते हैं पत्थर। सीखने वाली बात है। जी है। सभी सुनना चाहेंगे आपसे और भी बहुत कुछ, आपके जो खजाने को हम निकालिए हमारे सामने है। हम एक मजबूत कविता का आनंद ले रहे हैं, अलग तरह की एक अभिव्यक्ति है आपकी। शायद सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमने इस तरह का कभी सुना नहीं है, इस तरह की कविताएं, तो हम और भी सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, सुनाता हूँ कि जी। होता होगा सूरज में चांद से ज्यादा प्रकाश, होता होगा सूरज में चांद से ज्यादा प्रकाश, लेकिन चांद भी अपना मस्त है और सूरज से कम नहीं है खास। होता होगा सूरज में चांद से ज्यादा प्रकाश, लेकिन चांद भी अपना मस्त है और सूरज से कम नहीं है खास। एक राज की बात बताऊं, चांद है निर्भीक और सूरज है डरपोक, तभी तो रात को कोई बाहर निकलता नहीं है। एक राज की बात बताऊं, चांद है निर्भीक और सूरज है डरपोक, तभी तो रात को कभी बाहर निकलता नहीं है। और चांद अपनी मर्जी का मालिक, अपनी धुन में मस्त, जब मन चाहे उगे जब चाहे अस्त। चांद अपनी मर्जी का मालिक, अपनी धुन में मस्त, जब मन चाहे उगे जब चाहे अस्त। न सूरज से डरे न तारों से डरे, सबके सामने सर उठा के चले। न सूरज से डरे न तारों से डरे, सबके सामने सर उठा के चले। और कभी कभी तो ऐसी गोली दे जाए कि कहीं ना दिखे, और कभी कभी तो ऐसी गोली दे जाए कि कहीं ना दिखे। अरे भाई, किसी के बाप के नौकर थोड़े ही हैं जो रोज रोज में सूरत दिखाते फिरे। बहुत खूब। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, सुनाइए जब तक अमेरिका में सूरज न निकल जाए तब तक। तो एक और है जो कि मुझे बहुत प्रिय, मेरे बच्चे को, बेटे को भी बहुत पसंद है, जबकि उनको ये साहित्य, हिंदी साहित्य उतना करीब पता नहीं, यही पैदा हुए हैं बड़े हुए हैं। तो हाँ, तो पतझड़ के जब मौसम होता है तो पत्तों के रंग बहुत बदल जाते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल लाल पीले हरे इतने अच्छे लगते हैं कि बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। तो उनको देख कर कविता लिखी थी कि पतझड़ के पत्ते जो जमीन पे गिरे हैं, चमकते दमकते सुनहरे हैं। पतझड़ के पत्ते जो जमीन पे गिरे हैं, चमकते दमकते सुनहरे हैं। पत्ते जो पेड़ पर अब भी लगे हैं, मेरे दोस्त सुनहरे हैं। पत्ते जो पेड़ पर अब भी लगे हैं, वो मेरे दोस्त सुन हरे हैं। पतझड़ के पत्ते जो जमीन पे गिरे हैं, चमकते दमकते सुनहरे हैं। पत्ते जो पेड़ पर अब भी लगे हैं, वो मेरे दोस्त सुन हरे हैं। मौसम से सीखो, इसमें राज बड़ा है। मौसम से सीखो, इसमें राज बड़ा है। जो जड़ से जुड़ा है वो अब भी खड़ा है। जो जड़ से जुड़ा है वो अब भी खड़ा है। रंग जिसने बदला वो कूड़े में पड़ा है। रंग जिसने बदला वो कूड़े में पड़ा है। घमंड से फूला घना कोहरा, सोचता है देगा सूरज को हरा। घमंड से फूला घना कोहरा, सोचता है देगा सूरज को हरा। हो जाता है भस्म, मिट जाता है खुद, सूरज की गर्मी से हार जाता है युद्ध। हो जाता है भस्म, मिट जाता है खुद, सूरज की गर्मी से हार जाता है युद्ध। मौसम से सीखो, इसमें राज बड़ा है।
मौसम से सीखो, इसमें राज बड़ा है, घमंड से भरा जिसका घड़ा है, कुदरत ने उसे तमाचा जड़ा है। कमाल। जो जड़ से जुड़ा है वो खड़ा है। रंग बहुत जिसने ही बदले गहरी हुए हैं। बात कही आपने। आपकी छोटी-छोटी जो कविताएँ हैं इतनी जिसको कहते हैं जीवन से जुड़ी है, सच से जुड़ी है, एक अलग सच के रूप में हमारे सामने आ रही है जो हमने कभी सुना नहीं है, शायद हम पढ़े तो पढ़ा भी नहीं होगा। बहुत ही सुंदर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं। रंजन नाथ जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी क्या औकात जो मैं इनके सामने एक अच्छी संचालिका बन सकूँ, ये तो मुझे निःशब्द करते जा रहे हैं। मैंने बोलना छोड़ दिया है और सुनना शुरू कर दिया आप लोगों की तरह। मैं भी एक श्रोता और दर्शक के रूप में अब सुन रही हूँ संचालन छोड़ के। हमारे साथ जुड़े हुए कृष्ण कुमार दुबे जी, सत्येंद्र जी, रश्मि जी, श्यामल मजुमदार दादा कह रहे हैं आधुनिक कविता को एक नया स्वरूप, एक नया आयाम प्रदान किया है आपने रामू जी। सही कहा कह रहे हैं आप दादा, सही एक नया आयाम दिया है। बहुत ही सही बात कही आपने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे कोई फिल्मी पैरोडी सुनाइए, वो फिल्मी पैरोडी सुनना चाहते हैं। सुषमा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। जो जड़ से जुड़ा है वही खड़ा है, वही हरा है। बहुत ही इसको कहते हैं एक सच, अंतिम लाइन का जो जीवन का एक सच आपने बताया हमें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपसे कोई एक फिल्मी पैरोडी सुनना चाहते हैं, हमारे ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनाता हूँ, ने अपनी सुनाता फरमाइश रखी है। और मैं तो बस दर्शकों के श्रोताओं की बात आप तक लेके आ रही हूँ और मैं भी एक दर्शक और श्रोता बन चुकी हूँ अभी। मेरा भी स्वरूप बदल चुका है संचालिका से। हाँ, तो ये मैंने लिखी तो 2012 में थी, 10 साल पहले, पर आजकल सामयिक लग रही है मुझे। अभी फेसबुक का स्टॉक बीच में बहुत गिर गया था, 25% गिर गया था, तो उस समय याद आ गई थी मुझे कि ए भाई जरा देख के खरीद, फेसबुक ही नहीं एप्पल भी, एप्पल ही नहीं गूगल भी, गूगल ही नहीं ग्रुपॉन भी। ए भाई तू जहां धन लगाएगा वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, स्टॉक मार्केट है। और प्यारे, स्टॉक मार्केट ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, ऊंचे को नीचे में, महंगे को सस्ते में बेच जाना यहाँ पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर घोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना यहाँ पड़ता है। याहू से न सीखता है क्यों, एओल को भूलता है क्यों, सोच के खरीद वरना इनके चंगुल में फंस जाएगा, खरीदेगा एक बार फिर खरीदता चला जाएगा, डॉट कॉम है चीज क्या तभी जान पाएगा, हंसता हुआ आया है रोता चला जाएगा। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, अप अप, ओनर बैंकर लेते बाजी मार है, अप अप, करते हैं कैश ये, देते हैं बेचे, फिर भी हम इनसे सीखते नहीं यार है। और यहाँ तक कि पैसा जितना खोते हैं, लूट जितना जाते हैं, उधार उतना लेते हैं, और स्टॉक पे स्टॉक लेते रहते यार हैं। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? सर्कस, हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस से शो 3 घंटे का। पहला घंटा हाइप है, दूसरा करेक्शन है, तीसरा डाउनग्रेड है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू हैं, खाली खाली घेरा है, बिन चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। ए भाई जरा देख के खरीद। अरे वाह! बहुत ही खूबसूरत। ये तो पहली बार सुनने को हमारे श्रोताओं को मिला होगा इस तरह की जो आपने पूरी इस चीज को पूरे अलग ही रूप में हमारे समक्ष रख दिया है। हम आपसे और सुनना चाहेंगे क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिले। भविष्य में तो ज़रूर हम आपसे जुड़ेंगे पर आज आपसे और भी कुछ सुनना चाहेंगे हम। अच्छा ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो एक अलग तरह के वो बोलते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये मृत्यु लोक है,
जो धरती है, जी। मृत्यु लोक है, और हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि हमको अभी वो साफ करना है अपना जीवन। जब तक मुक्ति नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगी, हम आते रहेंगे यहाँ पर। तो उस पर मैंने एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। तो सुनिए कि घड़े भरकर जब कोई जल लाता है तो वह जल किसी नदी, बावड़ी या कुएं का ही होता है, सागर का नहीं। घड़े भरकर जब कोई जल लाता है तो वो जल किसी नदी, बावड़ी या कुएं का ही होता है, सागर का नहीं। सागर अथाह है, वृहद है, विशाल है, लुभाता है, आकर्षित करता है, हाथ में हाथ लेकर किनारे किनारे चलने को बाध्य करता है, लेकिन प्यास नहीं बुझा पाता है। घड़े भरकर जब कोई जल लाता है तो जल किसी नदी, बावड़ी या कुएं का ही होता है, सागर का नहीं। सागर अथाह है, वृहद है, विशाल है, लुभाता है, आकर्षित करता है, हाथ में हाथ लेकर किनारे किनारे चलने को बाध्य करता है, लेकिन प्यास नहीं बुझा पाता है। उसके लिए वाष्पीकरण आवश्यक है। उसके लिए वाष्पीकरण आवश्यक है। मेघ बनते हैं, बरसते हैं पर्वतों की श्रृंखलाओं पर, खेत खलिहानों पर, नदी, बावड़ी, कुओं पर। फूल खिलते हैं, रंग चटकते हैं, पक्षी चहकते हैं, सारी घाटी खुशियों से सरोबार हो जाती है। यही जलचक्र जीवन का स्रोत है। यही जलचक्र जीवन का स्रोत है। इसी जलचक्र में जन्म मरण है। यही आत्मा परमात्मा का दर्पण है। और हम हैं कि जन्म मरण के चक्र से भयभीत है, जबकि इसके बिना प्रकृति रंगहीन है। यही जल चक्र जीवन का स्रोत है। इसी जल चक्र में जन्म मरण है। यही आत्मा परमात्मा का दर्पण है। और हम एक जन्म मरण के चक्र से भयभीत हैं, जबकि इसके बिना प्रकृति रंगहीन है। हम अभिशप्त नहीं, सहायक हैं। हम अभिशप्त नहीं, सहायक हैं। हम जब भी आए क्यों ना कोई पुष्प खिलाएं, बाग महकाएं, किसी सूखे दरख्त की प्यास बुझाएं। मेघ है तो बगिया है, हम हैं तो खुशियां हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आपने जो एक बात कही कि सागर का पानी जब वाष्पीकरण, जब इवापोरेट होता है, जब ऊपर जाता है तो वो बदल के जो जल बनता है, तो जीवन में भी जो वाष्पीकरण बहुत ही जरूरी है। उस तपश, उस संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरता है, और वो तभी उसी जल को हम लोटे में भरकर लाते हैं। एक चक्र है। जी हाँ, ये आपने प्रकृति के चक्र को जो जीवन के चक्र से जोड़ा है, बहुत ही सुंदर। आपकी इस रचना को मैं नमन करती हूँ। आपने विज्ञान को जीवन से जोड़ा है, एक भाव को जोड़ा है, भावों से जोड़ा है। एक जो जिसको बोलते जल चक्र, जिसको बोलते वाटर साइकिल, उसको आपने अलग रूप में एक रूप दिया है। आप विज्ञान के छात्र रह चुके हैं, और मेरा भी विषय रह चुका है विज्ञान। तो मैं इस बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये आपकी कविता सुनकर। मेरे हृदय को, जो कहते हैं ना, एक अलग एक अनुभूति दी। और मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मैं दर्शकों से देखिए, मुझे अच्छा लगा कि कविता पसंद आई और छू गई बात। बहुत ही अलग ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया है। जी, देखे दर्शक क्या करें, बहुत ही सुंदर। सभी आपकी इस कविता की तारीफ कर रहे हैं। हम आपसे और भी सुनना चाहेंगे, खास करके मैं खुद सुनना चाहूंगी। अब मैं एक संचालिका के रूप में अपने आप को तो महसूस ही नहीं कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ एक श्रोताओं के रूप में, एक दर्शक के रूप में। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या सुनाया जा सकता हूँ। जी, और हम सब जरूर ये कहेंगे, आप अपने एक अनूठे आप लेखक और कवि हैं, जो अपने भावों को एक बहुत ही अनूठे ढंग से, एक खास तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनंदन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय इस कार्यक्रम में। हाँ, रंजन लाल जी कह रहे हैं कि आज मौका है, आपको छोड़ना नहीं है, हमें सुनते ही जाना है। कुछ अद्भुत, कुछ आपके खजाने से सारे मोती निकालने, हमें बाहर एक एक चुन चुन के। मुश्किल होता है। फिर मैं तो सोचा कि 5-6 कविताओं के समय होगा, इसलिए मैंने उतनी ही चुन रखी थी, क्योंकि वैसे तो मैं भेजता रोज ही रहता हूँ, पटल पे आप देखते ही होंगे।
जी। कोई भी दिन गुजरता नहीं जिस दिन मैं कविता ना भेजता हूँ, पर जब ऐसा होता है तो समझ नहीं आता है कि क्या पर करें। लिखने वाले की जो खुद की अभिव्यक्ति होती है, उसमें उसके भावों का सम्मिश्रण होता है। उस हम्म। शब्दों को, उस भाव को और भी एक खूबसूरत सा रूप देती हैं। तो ये आज घट रहा है कि पहली बार साक्षात्कार में ऐसा हो रहा है कि हमने सीमाएँ तोड़ दी है, बंदिशें तोड़ दी हैं और हम हमारे एक अनूठे कवि को सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं उनके भावों को। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सही लगेगी। कहते हैं ना, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत सुखद होती हैं, तो हम उसी सुखद क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए। मतलब यकीन मानिए कविताएं बहुत है, पर मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सा कब बिल्कुल, हम समाप्त। इंतज़ार प्रतीक्षारत हैं। कोई मिलेगा नहीं यहाँ से, हम सब सुनने के लिए, और भी दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है, तो एक और है कि इसका शीर्षक है मृत तृष्णा। जी। तो कि वो एक पत्थर जिस पर आंखें गड़ी थी, जिससे हमारी उम्मीदें जुड़ी थी, जैसे का तैसा बेजान पड़ा था, जैसा किसी कारीगर ने गढ़ा था। वो एक पत्थर जिस पर आंखें गड़ी थी, जिससे हमारी उम्मीदें जुड़ी थी, जैसे का तैसा बेजान पड़ा था, जैसा किसी कारीगर ने गढ़ा था। रुकते थे सब, कोई ठहरता नहीं था, जैसा था सोचा वैसे तो वैसा नहीं था। रुकते थे सब, कोई ठहरता नहीं था, जैसा था सोचा ये तो वैसा नहीं था मील का पत्थर ये तो गंतव्य नहीं था मील का पत्थर ये तो गंतव्य नहीं था। चांद से भी ऐसे ही उम्मीदें जुड़ी थी, चांद पर भी ऐसे ही आंखें गड़ी थी। आज मात्र एक मील का पत्थर तिरस्कृत सा पड़ा है पथ पर। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। हम फिर इंतज़ार कर रहे हैं आपसे दूसरी कविता सुनने का। फिर एक और है कि जब चांद पे इंसान उतरा था 1969 में, तो उसको 50वीं वर्षगांठ जब हुई थी 2019 में, तब मैंने लिखा था कि दूर से देते अर्घ थे, जी, जो करवा चौथ के दिन और से पान देते हैं ना, तो जी। दूर से देते अर्घ थे, उतरे तो रखे पांव। दूर से देते अर्घ थे, उतरे तो रखे पांव, ये कैसा दस्तूर है करे शिकायत चांद। क्या बात है! दूर से देते अर्घ थे, उतरे तो रखे पांव, ये कैसा दस्तूर है करे शिकायत चांद। तो दूर से लगते नूर थे, पास गए तो धूल। ये इसका जवाब है, आदमी जवाब दे रहा है कि जी, दूर से लगते नूर थे, पास गए थे धूल। रूप जो बदला आपने, हम भी बदले हुजूर। क्या दूर से बात लगते है! नूर बहुत थे, पास गए तो धूल। रूप जो बदला आपने, हम भी बदले हुजूर। फिर अब बाकी मैं कविता बोल रहा हूँ कि पास रहें या दूर रहें, रहें एक से भाव, ऐसे जीवन जो जिए करे न पश्चाताप। जी, पास रहें या दूर रहें, रहें एक से भाव, ऐसे जीवन जो जिए करे न पश्चाताप। हर दस्तूर दुरुस्त है, गर गौर से देखे आप। हर दस्तूर दुरुस्त है, गर दुर गौर से देखें आप। जहां पे जलती आग है, धुआं भी चलता साथ। जहां भी जलती आग है, धुआं भी चलता साथ। पल पल उठते प्रश्न हैं, हर प्रश्न एक आग। पल पल उठते प्रश्न हैं, हर प्रश्न एक आग। उत्तर उनका ना दिखे, धुआं करे अहंकार। पल पल उठते प्रश्न हैं, हर प्रश्न एक आग। उत्तर उनका ना दिखे, धुआं करे अहंकार। जो जो ढलती उम्र है, ठंडी पड़ती आग। जो जो ढलती उम्र है, ठंडी पड़ती आग। धीरे धीरे आप ही छट जाए अंधकार। धीरे धीरे आप ही छट जाए अंधकार। जोगी निपटे आग से करके जापोर ध्यान। जोगी निपटे आग से करके जापोर ध्यान। हम निपटते हैं तभी हो जाते हैं जब राख। बहुत। ये भस्म ही है, हमें भस्म में मिल जाना है, राखी बनना है। और अहंकार एक आग है, और जो खुद को स्वयं में हम जल जाते हैं और खुद को हम्म। भस्म कर देते हैं। दीप सिंह जी कह रहे हैं मुझे कविता सुनाने के लिए। दीप सिंह जी, आपकी बात सही है, पर इनके सामने, राहुल जी के सामने कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना हो जाएगा। ऐसा तो कहावत सुनाइए सभी सुन सुनाइए चुके हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आप सुनाइए, दर्शकों देखती हूँ क्या कह नहीं रहे नहीं, हैं। बहुत वो लोग आपसे भी सुनना चाहते हैं, सुनाइए। बिल्कुल सुनाऊंगी, पर आपसे सुनने के बाद कुछ और भी मैं सुनना चाहती हूँ। अभी तो मैं दर्शक के रूप में बैठी हुई हूँ आपके सामने। सच्चाई बात तो कहीं और ही चली गई है। तो
कुछ और एक कविता हो जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण पुरतन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि क्या बहुत खूब कहा। मैं एक मिनट, क्षमा चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं। आपके कुछ शब्द हैं जो मेरा प्रेरित कर रहे हैं लिखने के लिए। मैं कभी लिखूंगी इन शब्दों के ऊपर भी। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाष्पीकरण जो आपने कहा, बहुत ही एक जिस हृदय को मेरे छू गई है मेरे ये शब्द वाष्पीकरण, बहुत ही सुंदर। जी, आपकी कोई और एक रचना। ठीक है, तो पंडित को करता जप देखा, साधु को करता तप देखा। पंडित को करता जप देखा, साधु को करता तप देखा, गिरजा दरगाह सब देखा, हर तरह का मजहब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। वाह, पंडित को करता जप देखा, साधु को करता तप देखा, गिरजा दरगाह सब देखा, हर तरह का मजहब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। आग उगलता पर्वत देखा, सागर पलटता करवट देखा, जमी पे झुकता नभ देखा, कुदरत का हर करतब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। आग उगलता पर्वत देखा, सागर पलटता करवट देखा, जमीन पर झुकता नभ देखा, कुदरत का हर करतब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। उमड़ता घुमड़ता सावन देखा, हरा भरा सा वन देखा, इधर उधर जब देखा, सौंदर्य लबालब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। उमड़ता घुमड़ता सावन देखा, हरा भरा सा वन देखा, इधर उधर जब देखा, सौंदर्य लबालब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। किसी को मन मर्जी करते देखा, किसी को जीते जी मरते देखा, सुख और दुख सब देखा, हर तरह का मतलब देखा, पर कभी नहीं रब देखा। तुम्हें अपना बनते देखा, सांसों में तुम्हें घुलते देखा, तुम्हें प्रफुल्लित जब देखा, जीवन होता सुलभ देखा, और यहीं कहीं रब देखा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम सब निशब्द हैं आपकी रचनाएं सुनकर। और आपने एक कविता कही थी जिसमें कहा था भस्म के ऊपर, तो मैं छोटी सी 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। मैं भस्म, 2.5 अक्षर मात्र एक शब्द, जल वायु अग्नि के पश्चात ब्रह्मांड का चौथा शाश्वत सत्य मैं हूँ भस्म। शुद्ध से अशुद्ध तक, शुद्धता मतलब जो हवन कुंड का भस्म होता है वो शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है जब किसी देह को जलाया जाता है। शुद्ध से अशुद्ध तक, हवन कुंड से श्मशान तक, बस मेरा ही विस्तार, मैं हूँ भस्म। ऋषियों का श्राप हूं मैं, भस्मासुर को जो एक वरदान मिला, ऋषियों का श्राप हूं मैं, शिव का श्रृंगार हूं मैं, एक विस्तार हूं मैं हूँ भस्म। कवियों की कल्पनाओं से परे, कवियों की कल्पनाओं से परे, उपेक्षित तिरस्कृत विनाश का प्रतीक, भयावह मेरा अस्तित्व, मैं भस्म। मैं ही सत्य का आधार हूँ, शरणागत है संसार, मेरी ही मुट्ठी में है समस्त जीवों का अहंकार, मैं भस्म। आपकी कविता के सामने मैंने अपनी छोटी सी एक कविता नहीं, रखी। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत अच्छा लिखती हैं। रंजन लाल जी कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत कविताएं सुना रहे हैं और आदरणीय को सुनकर लेखन के नए आयाम दिखे हैं। सही कहा, मुझे भी नए आयाम दिखे, मैंने कुछ शब्द नोट कर चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ। जी, अगर आप भस्मी होंगी तो सोने की बहुत आपकी कविता सुनना चाहेंगे आपसे फिर हम। और सुनना है? साक्षात्कार भी नया रूप ले लिया है आज। आपकी कविताएं सुनने के बाद हम आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे। अभी और सुनना है? जी बिल्कुल।
1.5 घंटा हो गया, अभी कितना धैर्य का लोग आज भागने पहली वाले बार जी, ये साक्षात्कार आज पहली बार अलग रूप में जा रहा है। हैं। बहुत बहुत आभार रंजन लाल जी आपका। मैंने अपनी छोटी सी कविता, मतलब कहते हैं ना, सूरज के सामने एक दीपक जलाया है। आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। मेरी कविता। ठीक है, तो एक और सुनाता हूँ कि जन्म के पीछे क्या सत्य है, यह एक सर्वविदित सत्य है। कभी झुठलाया गया तो कभी नकारा गया, हजार बार हमसे यह सच छुपाया गया। कभी शिष्टता के नाते तो कभी उम्र के लिहाज से, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, क्या करेंगे इसे जान के। जब बचपन में पूछते हैं ना हम लोग कि हम कैसे पैदा हुए, तो बोलते हैं ना कि कोई दे गया था, हम अस्पताल से ले आए थे। बताते थोड़ी है कि कैसे बच्चे का जन्म होता है। तो वही है कि जन्म के पीछे क्या सत्य है, ये एक सर्वविदित सत्य है। कभी झुठलाया गया तो कभी नकारा गया, हजार बार हमसे सच छुपाया गया। कभी शिष्टता के नाते तो कभी उम्र के लिहाज से, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, क्या करेंगे इसे जान के। सोच के मंद मुस्कुरा देते थे वो, रंगीन गुब्बारे से बहला देते थे वो। बड़े हुए तो सत्य से पर्दे उठ गए और बच्चों की तरह हम रूठ गए। बड़े हुए तो सत्य से पर्दे उठ गए और बच्चों की तरह हम रूठ गए, जैसे एक सुहाना सपना टूट गया और दुनिया से विश्वास उठ गया। बड़े हुए तो सत्य से पर्दे उठ गए और बच्चों की तरह हम रूठ गए, जैसे एक सुहाना सपना टूट गया और दुनिया से विश्वास उठ गया। ये मिट्टी है मेरा घर नहीं, ये पत्थर है कोई ईश्वर नहीं, ये देश है मातृभूमि नहीं, ये ब्रह्मांड है ब्रह्मा कहीं पर नहीं। ये मिट्टी है मेरा घर नहीं, ये पत्थर है कोई ईश्वर नहीं, ये देश है मातृभूमि नहीं, ये ब्रह्मांड है ब्रह्मा कहीं पर नहीं। एक बात समझ में आ गई तो समझ बैठे खुद को खुदा। एक बात समझ में आ गई तो समझ बैठे खुद को खुदा। घुस गए लैब में शांत करने अपनी छुदा। हर वस्तु की नाप तोल करें, न कर सके तो मखौल करें। हर वस्तु की नाप तोल करें, न कर सके तो मखौल करें। वेदों को झुठलाते हैं हम, ईश्वर को नकारते हैं हम, तर्क से हर आस्था को मारते हैं हम। वेदों को झुठलाते हैं हम, ईश्वर को नकारते हैं हम, तर्क से हर आस्था को मारते हैं हम। ईश्वर सामने आता नहीं, हमें कुछ समझाता नहीं। ईश्वर सामने आता नहीं, हमें कुछ समझाता नहीं। कभी शिष्टता के नाते तो कभी उम्र के लिहाज से, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, क्या करेंगे इसे जान के। अभी तो खेलने खाने की उम्र है, क्या करेंगे इसे जान के। बादल गरज बरस के छट जाते हैं, इंद्रधनुष के रंग बिखर जाते हैं। जी, माफ़ी चाहती हूँ, मैंने अपना माइक म्यूट कर दिया था, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये हाँ, अनाउंसमेंट हो रहा है लोकेलिटी में, तो अच्छा, लोगों को असुविधा नहीं हो सुनने के लिए, तो मैंने अपना कोई माइक बात म्यूट नहीं, कर दिया था। क्षमा कोई बात चाहती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप अपने अनुभवों के बारे में हमसे साझा करिए। हम सभी सुनना चाहते हैं। आप इतने दशक से वहाँ पे रह रहे हैं, तो कुछ अपने खट्टे-मीठे अनुभव भी साथ-साथ सुनाते रहिए हमें। तो पता नहीं मेरे जीवन का दर्शन ऐसा है या मेरा जीवन ही इतना खुशकिस्मत वाला रहा है कि मुझे खट्टे अनुभव कभी नहीं हुए। हमेशा मीठे अनुभव हुए, हमेशा जो भी हुआ मेरे साथ सब अच्छा ही हुआ है। मतलब मैं बताया जैसे कि 36 साल पहले जिस दिन मैं यहाँ उतरा था अमेरिका में, एक व्यक्ति को नहीं जानता था मैं, कोई मेरा परिचित नहीं था यहाँ पर। और वो एयर होस्ट जो काउंटर पे लड़की खड़ी थी, जो रिप्रेजेंटेटिव एयरलाइन वाली, वो कितनी मददगार निकली। उसके बाद जी, जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पहुंचा, तो वो जो महिला मुझे लेने आई थी छात्रा, वो कितनी मददगार निकली। फिर वो जो छात्र संघ का अध्यक्ष था वो कितना, तो गिनता ही जाऊं मैं, हर आदमी हर दिन मेरी मदद कर रहा है। तो अमेरिका में विदेश में रहकर भी मुझे इतना प्यार सम्मान आदर बहुत कुछ मिला। जैसे कि भाषा, मुझे अंग्रेजी पढ़ी थी मैंने और क्रॉसवर्ड करता था मैं, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में हुई थी, पर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी मुझे। तो जब मैं यहाँ आया तो अंग्रेजी में ही बात करनी थी। तो लोगों ने फिर भी मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया कि अरे इसको तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ढंग से बोलनी नहीं आती है। नहीं तो कितने लोग मजाक उड़ा सकते थे, पर सबने बिल्कुल मेरी बातें समझी सुनी। और फिर बाद में जब मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला, तो मैंने लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाई। अब वो जो पढ़ने वाले थे बच्चे थे 21 साल के थे और मेरी उम्र 25 साल की थी, सिर्फ 4 साल का अंतर था, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत आदर दिया। तो अमेरिका में इतने असंख्य अनुभव हैं जहाँ पे कि
हर जगह लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझ में तो इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकूं किसी को, और विदेश में जाके, अमेरिका में जाके अमेरिकन बच्चों को पढ़ा सकूं, वह कहाँ से मुझ में काबिलियत है। तो ये सब जो मुझे मौके मिले, अवसर मिले हैं, ये मैं खुशकिस्मत हूँ, तभी तो मुझे मिले हैं। तो मेरे साथ तो बस जगह जगह बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव है सब जगह। और मुझे हमेशा लगता है कि जो होता है अच्छा ही होता है, चाहे उस दिन बुरा लगा हो। कि बिल्कुल। एक बार मैं जब कैलिफोर्निया में काम कर रहा था, तो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी की जो आर्थिक स्थिति मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कि लग रहा था कि ये कंपनी डूबेगी। तो मैंने, कंपनी डूबेगी तो नौकरी भी जाएगी, तो फिर नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। तो मैं नई नौकरी जब ढूंढ रहा था, तो इतनी नौकरियां ढूंढी, कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली। मतलब कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में कंप्यूटर की जॉब नहीं मिले, मुश्किल बात है। हर किसी को मिल जाती है, इतनी नौकरियां होती है। मुझे नहीं मिली तो नहीं मिली, और इसी चक्कर में सियाटल आना पड़ गया माइक्रोसॉफ्ट में। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 3 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन वाली कंपनी है। तो इसमें मैं काम कभी करता ही नहीं। अगर वो वहां पर कोई मुझे नौकरी दे देता, तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जब उस समय लग रहा था कि अरे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, वो भी एक अच्छी बात थी कि जो नौकरी मुझे यहाँ मिली, वो उसी वजह से मिली कि मुझे वहां नहीं मिल रही थी। तो जो होता है जीवन में अच्छा ही होता है, यही मेरा दृष्टिकोण है। कभी कोई बुरी बात नहीं होती है, कोई बुरा नहीं हुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म, जहाँ आप रहते हैं, आप उस चीज़ की आपने उस चीज़ को इज़्ज़त बख्शा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और रंजन लाल जी कह रहे हैं कि जो होता है सही में अच्छे के लिए होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं, उसकी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हम जिस वायु में साँस लेते हैं, उसके तो हम ऋणी होते ही हैं। देखा जाए, प्रकृति के ऋणी हो, प्रकृति चाहे हमारे भारत की हो, चाहे कहीं की प्रकृति, तो प्रकृति ही होती है। बहुत हम्म। ही सुंदर बात कही है आपने। अ, और जहां मैं रहा हूँ, मैं खुश रहा हूँ। कलकत्ता में रहा मैं 10 साल, बहुत जी, अच्छा लगा मुझे। कलकत्ता से मैंने 12वीं पास की है। फोर्ट विलियम्स, जो सेंट्रल स्कूल फोर्ट विलियम्स जो था, वहाँ पे मैंने जी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल पढ़ाई की है। और जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, कॉलेज स्ट्रीट पर, उसमें स्टैटिस्टिक्स में बीएससी का 1 साल किया है मैंने, आईआईटी में जाने से पहले। तो जितने भी कलकत्ता के, दुर्गा पूजा के, ढाकुरिया लेक के, एस्प्लेनेड के, विक्टोरिया मेमोरियल के, सबके बड़े अच्छे अच्छे अनुभव है। पुचका खाने का, मतलब तो सब तरह से जहां जहां मैं रहा हूँ, शिमला की बड़ी अच्छी मधुर यादें हैं, मेरठ की अच्छी यादें हैं, बनारस की अच्छी यादें हैं। सब जगह में जहां रहा, प्रसन्न रहा हूँ मैं। कहीं पर भी जी। दुखी नहीं था, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। जी, बिल्कुल। मौसम है बसंत का, और आपने इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ, इतनी प्रेरणादायक कविताएँ सुनाई, जिनके शब्द चुनकर हम आज लिखने को प्रेरित हो चुके हैं। कमेंट्स में भी आ चुका है, मैं खुद बोल चुकी हूँ। तो मैंने एक छोटी-सी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। अवश्य। जी, बसंत सुनिए। लौटने से पहले। हर एक के मन में दुःख होता है, दुःख और सुख तो एक जीवन का हम्म, भाग ही है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम हर वक़्त सुखी कविता ही सुना सकते हैं, पर एक जो विश्वास होता है, उसको जोड़ती हुई एक कविता है, मैंने लिखी है। हम्म, बसंत लौटने से पहले, जब भी देखा तुम्हें, अनगिनत रूप में देखा, हर गीत में देखा, हर ताल में देखा, बसंत में देखा, पतझड़ में देखा, धूप में देखा, ठंडी छाँव में देखा। मेरी इन आँखों में अब भी उतर आते हैं तुम्हारे चेहरे पर बिखरा भोर का उजाला। रात के अंधेरे में तुम चमक उठते हो जैसे कोई जुगनू सितारा। हम हर बार उलझते रहे, पर साथ-साथ सुलझते भी रहे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कौन कब फिर लौट आया है, जब वो उस पार गया है। बहुत बार सोचा कि न रहूं उदास, पर न जाने क्यों आंखों में, आंखों के आसमान में कुछ टुकड़े बादल के घुमड़ ही आते हैं। पलकों की दीवारें बेमौसम की बारिश में डूब भी जाती हैं। डूबे, सब डूब जाए, डूबे, सब डूब जाए, तब तब शायद मेरा यह भरम टूटेगा। तुम्हें भूलने की कोशिश में तुम्हें हर पल याद कर जाती हूँ। बीते अनगिनत पल हथेलियों में टटोलती रहती हूँ। गीली सीधी सी सड़कों पर पैरों के बिखरे छाप में, बरसों पहले गुजरे यादों की भीगी राख में मैं तुम्हें ढूंढती हूँ। पर एक विश्वास मोड़ ले रहा है। पर अब मैं लौट चली हूँ
अनगिनत प्रतीक्षाओं, अधूरे सपने, अनबुझे सवालों के गुप्त अंधेरे सुरंग से मैंने रख छोड़ा है। पर मैंने रख छोड़ा है एक जलता हुआ दिया, उसी सुरंग के किसी एक कोने में। शायद शायद तुम्हारे थके अंधेरे दिल को कभी जरूरत पड़े उजाले की आने वाले बसंत में। बहुत बढ़िया। एक बहुत विश्वास जगाती, हम जब कभी दुख से डूब जाते हैं तो हाँ, हमें खुद पे विश्वास रखना पड़ता है। सही बात है। जीवन का चक्री है धूप और छांव। बहुत ही सुंदर। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इजाजत दे आपको छोड़ने की तो धन्यवाद, धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी कविता आपको अच्छी लगी। बहुत बहुत आभार रंजन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत जुड़ने का हमसे बहुत बहुत आभार आपका राहुल जी। बहुत आप अच्छा अपने लगा। अपने शब्दाक्षर के इस साक्षात्कार में अनूठे ढंग से आपने अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। शायद एक यादगार साक्षात्कार मेरे लिए भी रहेगा, जहां मैं संचालिका ना होकर दर्शक बन गई अंत में। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि नीता जी आपकी कविताएं अमेरिका पहुंच गई हैं, राहुल जी तक पहुंच जाए ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो जी रंजन लाल जी कह रहे बहुत ही खूबसूरत शाम रही आप सभी के साथ। राहुल सर सही कहा आपने, हमारे लिए भी जितने भी दर्शक अंत तक जुड़े रहे, और अभी तो लोग इसका कार्यक्रम की जो वीडियो है वो भी देखते हैं, वहां भी काफी कमेंट्स आएंगे और लोग दिखते ही रहते हैं काफी महीनों तक इस वीडियो को देख के। तो बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े थे राहुल उपाध्याय, जो अपने आप में मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक लेखक, एक कवि, एक रचनाकार, कार्टूनिस्ट, पहेली लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, जो अपने आप में जिसको कहते हैं कि इनकी जो प्रशंसा करना है मैं कह नहीं सकती। एक गागर में सागर भरने वाली बात है आपकी जो शब्द हैं, और आप आज हम सबको प्रेरित करके जा रहे हैं इस साक्षात्कार से। आपका हम सभी से जुड़ने के लिए ये शब्दाक्षर का ये मंच आपका बहुत ही, और समस्त शब्दाक्षर परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। हम सभी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। सभी को, दर्शकों एवं श्रोताओं को बहुत बहुत आभार हम सभी से जुड़ने के लिए, इस साक्षात्कार में जुड़कर इसका आनंद उठाने के लिए मैं शब्दाक्षर परिवार से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। मेरा भी सबको धन्यवाद। नमस्ते।